अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आप ही का इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, खास तौर पे शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज जो है काफी ज्यादा बारिश जो है शहर फैसलाबाद के अंदर हुई, जिसकी वजह से जहां शहरियों के मूड खुशगवार हो गए, घरों के अंदर मुनफरिद खाने जो है वो पकाते हुए लोग नजर आए। कल की अगर खास तौर पे बात की जाए तो कल खास तौर पे मेरे घर के अंदर भी और बहुत सारे शहरियों के घर के अंदर गर्मा गर्म चाय भी बनाई गई, कॉफी भी बनाई गई, चिप्स भी बनाए गए, पकौड़े भी बनाए गए, समोसों का इस्तेमाल भी किया गया। तो मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय जो है शहरियों की जाम से किया जा रहा है। कल ही नहीं बल्कि पिछले एक दो दिन से जो है वो बादलों की आंख मचोली शहर फैसलाबाद के ऊपर जारी और सारी है। और ये आंख मचोली जो है कुछ इस तरह से होती है कि अगर आज सुबह दिन चढ़ा है तो दोपहर की औकात में बादल जो हैं वो बरसना शुरू हो जाते हैं, काली घटाएं छा जाती हैं शहर फैसलाबाद पे। तो मौसम जहां खुशगवार हुआ है उसी के साथ साथ शहरियों का मूड भी बेहतर होता चला जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरे पहलू को भी मद्देनजर रखना चाहिए और दूसरा पहलू यह है कि अब्रे रहमत बहुत सारे जगहों पे अब्रे जहमत भी बन गई। तो फैसलाबाद के बहुत सारे नशीबी इलाके हैं जो कि जेरे आब आ गए और जेरे आब आने के बाद गलियों मोहल्ले जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। और नदी नालों का मंजर पेश करते ही बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों के अंदर पानी जाना शुरू हो गया है। शहरियों का यह कहना है कि वासा हुकाम को कई दफा आगाह किया है कि उनके इलाकों के अंदर पानी की सूरत हाल बेहतर नहीं है, सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नाकाम हो चुका है। बारिशों से पहले की भी बात की जाए तो उनका कहना था कि जो सीवरेज सिस्टम है, जो गटर हैं, वो इससे पहले ही खराब थे और जिसकी वजह से मोहल्ले के अंदर गंदा बदबूदार पानी जो है वो फैल रखा था और उसकी वजह से ताफुन इलाके में फैल रहा था और ताफुन की वजह से बहुत सारे लोग थे जो कि बीमार हो रहे थे। एक तो कोरोना की सूरत हाल चल रही थी, दूसरा जो है वो बदबू की वजह से, ताफुन की वजह से और गंदगी की वजह से बीमारियां जो है वो शहर फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फैल रही थी। तो कोरोना को इनिशिएट करने, यानी अगर खास तौर पे खुदा ना खास्ता किसी शख्स को कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है और इसके बावजूद वो साफ माहौल में नहीं रहता, गंदगी में रहता है, तो उससे कोरोना वायरस का ज्यादा तबीयत खराब करने में मदद मिलती है। तो कोरोना वायरस जो है वो ज्यादा तबीयत खराब कर सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए उनका ये कहना था कि बारहा दरखास्त की है वासा काम से कि उनके गली मोहल्लों के जो सीवरेज सिस्टम है उनको ठीक किया जाए, क्योंकि यही नहीं बहुत सारे नमाजी नमाज की गर्ज से जब मसाजिद का रुख करते हैं, जुम्मतुल मुबारक जैसे पिछले दिनों में गुजरा है, तो शहरियों को कहना है कि खास तौर पे जुम्मे पे एहतमाम किया जाता है, घरों के अंदर नए कपड़े पहने जाते हैं ताकि जुम्मा की नमाज जो है वो पढ़ने जाया जा सके। लेकिन जैसे ही मोहल्ले में निकलते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गंदा पानी इस्तकबाल करने के लिए पहले से ही मौजूद होता है और अगर वहां से कोई मोटर बाइक, रिक्शा या गाड़ी गुजर जाए तो वो गंदा पानी स्वागत करने के बजाय आपके गले लगने को करता है। तो इसलिए जो है बहुत सारे मसाइल अभी भी नशीबी इलाकों के मौजूद हैं। तो शहरियों का ये कहना है कि वासा काम से जल्द अज जल्द दरख्वास्त है कि इन मसाइल को हल किया जाए। सिटी 41 भी इस हवाले से काफ़ी मुतहरक है, मुख्तलिफ मोहल्लों के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे वाटर के मसाइल हैं, जहाँ पे खड़े पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, रोड टूट फूट का शिकार है। ये तमाम चीज़ें जो है वक्तन फ़वक्तन ऑन स्क्रीन हम आपको दिखाते रहते हैं ताकि वासा हुकाम और इसके साथ साथ ज़िले इंतजामिया और दीगर मुतलका इदारे जो हैं वो मुतहरक हों और मसाइल ख़ास तौर पर शहरियों के हल किया जाए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है उससे भी काफ़ी उम्मीदें शहरियों की वाबस्ता हैं। शहरियों का यह कहना है कि खास तौर पे जब से बल्दियाती अदारे जो हैं उनको डिमोलिश किया गया, उनको ख़त्म किया गया है, उनके ख़त्म होते ही उनके मोहल्लों और कूचों की दरख्वास्तें सुनने के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं है। जो सेक्रेटरीज वहाँ पे मौजूद थे वो भी ठीक तरह से बात नहीं सुन पाते और किस तरह से सेंट्री वर्कर्स काम करते हैं। अब सेंट्री वर्कर्स के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे गाइड करता चलूँ। ये वो लोग हैं जो कि गली मोहल्लों में आके सफाई करते थे और गली मोहल्लों को चमका देते थे, लेकिन जैसे ही बल्दियात खत्म हुआ, बल्दियात के खत्म होते ही बहुत सारे सेंट्री वर्कर्स हैं जो कि उस तरह से अब काम नहीं कर पा रहे जिस तरह से अगर एक चेयरमैन या मुतलका काउंसलर, वाइस चेयरमैन मौजूद होता था, वो अपनी निगरानी के अंदर अपने मोहल्लों की साफ सफाई सुथराई करवाता था, उस तरह से मामला अभी नहीं चल रहे। तो उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है और उनका कहना है कि दरख्वास्त है उनकी खास तौर पे हुकूमत से कि यहाँ तो बल्दियात के इलेक्शन दोबारा करवा दिए जाएं या फिर खास तौर पे इलेक्शन के अलावा पुराने बल्दियाती निज़ाम को भी बहाल कर दिया जाए। 13 जुलाई का कहा जा रहा था
कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है बेंच तश्कील दिया गया, जो कि ख़ास तौर पे बलदियाती नुमाइंदों के हवाले से अपना फैसला सुनाएगी। और ये उम्मीद की जा रही थी, बहुत सारे चेयरमैन के साथ गुफ्तगू करने को मिली और जो डिप्टी मेयर हैं उनके साथ गुफ्तगू करने को मिली, वो पुरअज़म है इस हवाले से। उनका कहना है कि गैर आइनी तौर पर जो है वो इनको ख़त्म किया गया है, अवाम की वोट की ताकत से वजूद में आए थे और अगर जाएंगे तो अपना जो वक्त है उसे मुकम्मल करके जाएंगे। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनको दोबारा अपनी सीटों पे बहाल करेगी। तो 13 जुलाई को ये देखना होगा कि आगे डेट पड़ती है या फिर इस हवाले से कोई फैसला आता है। और इसके साथ साथ लॉकडाउन की सिचुएशन के हवाले से भी थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ कि शहर फैसलाबाद के अंदर जो लॉकडाउन किया गया था, वो लॉकडाउन जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था और स्मार्ट लॉकडाउन के बड़े बेहतरीन नताइज जो हैं वो देखने को मिले, क्योंकि छोटी ईद के बाद एक पीक थी जो कि नजर आई कोरोना वायरस के पेशेंट्स के अंदर और वो पीक स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से कम हुई। उसके लिए हम खराज तहसीन पेश करते हैं हमारे ज़िले इंतजामिया डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली अयूब बुखारी हमारे एसी सिटी और उमर मकबूल है हमारे एसी सदर, और इसके साथ साथ जितने भी महकमों के अफसरान और मुलाजमीन इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। फ्रंट फुट वॉरियर्स हमारे डॉक्टर्स, उनको भी सलाम पेश है जी। अपनी जानों का नजराना पेश करके जो है वो अवाम की हिफाजत की जा रही है। ये तमाम तर सूरत हाल पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए, और ख़ास तौर पे बड़ी ईद आगे आ रही है और बड़ी ईद के ऊपर बहुत सारी मवेशी मंडियां शहर के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पे लगाई जाएंगी। और एक बड़ा मसला जो कि हर दफ़ा सामने रहता है अवाम के, वो ये कि मेन सड़कों के ऊपर, मेन शाहराहों के ऊपर बहुत सारे व्यापारी जो हैं वो डेरे लगा लेते हैं और डेरे लगाने के बाद वहाँ पे ही बकरों की और मवेशियों की खरीदो फरोख्त शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काफ़ी मुतहरक होती है। तो इसके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने आज दावत दे रखी है। हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद होंगे जो कि सीनियर रिपोर्टर है हमारे सिटी 41 के और बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रखते हैं सिटी के सियासी मामला पे और दीगर जो शहर के अंदर मामला चल रहे हैं उनके ऊपर। तो वेलकम करते हैं अब्दुल रहमान आपको शो के अंदर। क्या कहेंगे, कारपोरेशन का अमला जो है वो उस तरह से मुतहरक नजर आ नहीं रहा मवेशियों मंडियों को लेके, या फिर जो सड़कों के ऊपर व्यापारी लगाते हैं खरीदो फरोख्त के लिए पॉइंट्स बना लेते हैं उस हवाले से। और अगर ये सड़कों के ऊपर लास्ट ईयर की तरह दोबारा से लगना शुरू हो गए तो कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा बढ़ जाएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी थैंक यू हनान, ये बड़ा अहम मसला है क्योंकि यहाँ पर 15 जुलाई से लेके जो यहाँ पर मवेशी मंडियाँ लगा दी जाएंगी जहाँ पर ईद की खरीदारी हो सकेगी, लेकिन वहाँ पर एसओपीज़ भी की पाबंदी होगी, टैक्सेशन होगी। तो ये व्यापारी जो मिल मिला के समझते हैं कि अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, गली मोहल्लों में बेचने जानवर, लोगों को भी मंडी में नहीं जाना पड़ता, वहाँ पर जाएंगे, कोई रिक्शा किराए पे लेंगे, वापस लाएंगे, शहर में मिल जाता। तो ये कारपोरेशन की मिली भगत भी होती है। फिर उनके पास जो शार्टेज ऑफ स्ट्रेंथ है वो भी एक बड़ा मसला होती है। फिर जो जैसा कि मार्च से लेके जुलाई आ गया अब तक मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन समेत तमाम डिपार्टमेंट कोरोना वायरस का मुमकिन फैलाव रोकने में लगे हुए हैं। अब देख लें कि ज़िला इंतज़ामिया हो गई, पुलिस हो गई, या इसके अलावा कारपोरेशन है, FWMC है, ये समेत तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इवन के रेवेन्यू के डिपार्टमेंट जो जितने पटवारी तहसीलदार हैं वो भी इस काम में लगे हुए हैं। तो ये एक बड़ा हेक्टिक जो प्रैक्टिस की है अभी चल रही है क्वारंटीन सेंटरों की। इसके अलावा जो बाहर से लोग आ रहे थे उनको घरों में भेजना, उनको 14 दिन का क्वारंटाइन करना, फिर उनको जो उनकी टेस्ट है वो उनके करने, रिपोर्ट्स आनी। तो ये एक बड़ी हेक्टिक प्रैक्टिस की है जिसमें कोई छुट्टी भी अच्छा, नहीं वैसे अब्दुल रहमान, खास तौर पे कोरोना वायरस के जो इक़दाम पिछले दिनों से ज़िले इंतजामिया की जानब से किए जा रहे हैं, कारपोरेशन ऑफ फैसलाबाद, म्यूनसिपल कारपोरेशन ऑफ फैसलाबाद जो है वो उसमें उसका क्या पार्ट था? मतलब मेरा नहीं ख्याल इनके कोई अफसरान खास तौर पे कोई मुतहरक नजर आए हों, कोई खास टास्क था जो कि ये परफॉर्म कर रहे हो। ज़िले इंतजामिया डीसी फैसलाबाद और उनके एसीज जो हैं वो ज्यादा मुतहरक आए, इन्होंने क्या काम है जो कि सर अंजाम दिए? जितने भी मामला स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से हों या फिर क्वारंटीन सेंटर के हवाले से हों, इनके मुलाजमीन और अफसरान क्या काम कर रहे थे? हनान, इसमें यह है कि जो ज़िला इंतज़ामिया काम करवाती है जिसमें FWMC आ गई, या इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ गया, या इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की आपने मिसाल दी, लोकल बॉडीज़ की। तो ये तमाम मुलाजमीन जो DCs को, कमिश्नर को, ACs को बाकायदा तौर पर जवाबदेह होते हैं, उनके लिए काम कर रहे होते हैं। मतलब जितना भी अब लॉकडाउन करवाना 8 बाज़ारों में जो काम है बेसिकली नीचे वो कारपोरेशन अमला कर रहा होता है, ज़िला इंतज़ामिया उस काम की निगरानी कर रही होती है। ऐसे ही जैसे
क्वारंटाइन सेंटरों में एसीज ने निगरानी की है, उनकी सरबराही में ज़ेर निगरानी काम हुआ, लेकिन जितना भी नीचे काम करने वाला अमला है वो कॉरपोरेशन जैसे डिपार्टमेंट्स का होता है जो डिप्यूट किया होता है, वहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहा होता है। FWMC के लोग वहाँ पर सैनिटरी वर्कर्स बड़े अजीम हैं जिन्होंने वहाँ पर सफाई का खुसूसी ख्याल रखा। फिर उसमें ये हमारे वो छुपे हुए हीरोज हैं Exactly. जिनको ऑन स्क्रीन तो नहीं दिखाया जाता लेकिन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मतलब 3 महीने तक वहाँ पर सफाई की कोई सूरत हाल नहीं पैदा होने दी, इस तरह का कोई मसला नहीं पैदा होने दिया। इसमें कई सैनिटरी वर्कर्स जिन्हें यहाँ पर कोरोना वायरस जब मर्ज हुआ फिर उसके बाद सेहत याब हुए, तो ये एक लंबी प्रैक्टिस है। लेकिन बहरहाल इसमें जो पुलिस है, जो ज़िला इंतज़ामिया है, जो NDMA है, इनका क्रेडिट इनका बनता है। इन्होंने अपनी निगरानी में अच्छा काम करवाया। इनको खराज तहसीन जो पेश ना करना वो भी एक ज़्यादती होगी, क्योंकि बहरहाल NDMA या PDMA बनाई इसी मकसद के लिए हुई है कि वो जितनी भी वबा आती है उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल करना, फिर उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को शामिल करना, जो मुखैर हजरात हैं उन्हें शामिल करना, क्योंकि बाज़ औक़ात गवर्नमेंट के पास फंड्स की उतनी ज़्यादा तरसील नहीं होती या किसी भी वजह से रुक रहे होते हैं, तो जो लोग इकट्ठे हैं आपके पास उन्हें खाना खिलाना, इसमें सैलानी जैसे जो यहाँ पर मुखैर हजरात ने इदारे बनाए हुए हैं सैलानी उनका ने भी नो बड़ा रोल डाउट है। बहुत बड़ा काम किया है और हजारों अफराद में राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया और अभी भी उनके पॉइंट शहर के मुख्तलिफ अहम शाहराहों के ऊपर खुले हैं जिसके अंदर शहरियों को मुफ्त खाना जो है वो फराम किया जा रहा है। तो ये बड़ा नेकी का काम है अब्दुर्रहमान। बिल्कुल, ये मतलब मिल के काम करना और स्पेशली उनसे काम करवाना जो ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होती है, तो ये बड़े आसान तरीके से। लेकिन अब मसला ये है कि जो कुछ माहिरीन जो बता रहे थे कि यहाँ पर अभी मानसून शुरू होने वाला है, तो इस वायरस को नमी चाहिए होती है अपनी बढ़ोतरी के लिए, यानी कि मॉइस्चर, अभी इसका जो खतरा है वो ख़त्म नहीं हुआ, खतरा बहरहाल मौजूद है अभी। क्योंकि वैक्सीन तो आई नहीं अभी, तो खतरा तो अल्टीमेटली उसका मौजूद होगा। और दो तरह के मौसम होते हैं, इनका कहना है कि जब ऑप्टिमम टेम्परेचर इस वायरस को मिलता है अपने आप को पॉलिफ्रेट करने के लिए, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर कब होता है? जब सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम शिफ्ट हो रहा, यानी रूम टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर उनको जो चाहिए होता है अपनी आप ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और इसके साथ साथ जब गर्मी से सर्दी की तरफ मौसम बढ़ रहा होता है। आप भी इस चीज को मानेंगे मेरा जी ख्याल? बिल्कुल ऐसे ही है, ये दूसरा मरहला भी। लेकिन बहरहाल एक बात ये है, ये जो पहला पीक का मरहला होता है किसी भी वायरस का वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब उम्मीद है कि हमें ज़्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अब्दुर्रहमान। एक ब्रेक लेंगे, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले शहर की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुर्रहमान, क्या कहेंगे बल्दियात के मामलात को अगर देखा जाए तो काफी इग्नोर गली मोहल्लों को जो है वो किया जा रहा है। सियासत भी काफी हद तक ठंडी हो चुकी है और खास तौर पे बहुत सारे जहां अहम शाहराहों के मसले चल रहे थे कि टूट फूट का शिकार है, गली मोहल्लों के मसाइल उससे भी ज्यादा हैं। सीवरेज सिस्टम नाकाम हो चुके हैं, सोलंग गड़ियों का उखड़ चुका है, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, कोई भी उनको मरम्मत करवाने वाला नहीं है और इन मसाइल को खत्म करने वाला भी कोई इस वक्त नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे इस हवाले से? ना आप कहते हैं कि बल्दियात को इग्नोर किया, यहाँ तो हर डिपार्टमेंट इग्नोर है। देखिए ना, वासा है, FWMC है, इसके अलावा जो PHA है, इस मतलब जितने भी डिपार्टमेंट शहर की जो जिनको म्यूनसिपल सर्विसेज कहते हैं वो बुरी तरह इग्नोर हो रही हैं। किसी भी महकमे के पास फंड्स मौजूद नहीं है। खुदा ना करे कोई मैन होल कहीं कोई उतार के ले जाए, ख़राब हो जाए, उसको बदलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वासा का कहना है कि उनके पास पैसे मौजूद नहीं है। PHA के पास पौधे लगाने के पैसे नहीं है। शहर की जो सूरत हाल बन चुकी है, यकीन माने पिछले 20-25 सालों में ऐसी सूरत हाल हमने नहीं देखी। 2000 से लेके 2018 तक 18-20 साल जिसमें कई हुकूमतें आई गई। फैसलाबाद खूबसूरत से खूबसूरत हुआ है, हर एक ने इसे चैलेंज समझ के किया, लेकिन मौजूदा तो पिछले 1.5-2 साल से हमें लग रहा है कि जैसे इन्हें चैलेंज कैसा मिला। नया पाकिस्तान है अब्दुर्रहमान? ये मतलब लोग परेशान हैं, पिट रहे हैं कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है और बहुत सारे मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ा है। ना कारोबार सीधा हो पा रहा है, बल्दियात ख़त्म हो गया है, जॉब्स जो हैं वो लोगों को नहीं मिल रही। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? कुछ इनको नजरसानी करनी चाहिए इस चीज़ पे, कोई पॉलिसियाँ इस तरह से बनानी चाहिए जो कि लोगों की फलाह के लिए काम कर सके गवर्नमेंट। लेकिन कोई भी पॉलिसी इस तरह की नजर नहीं आती। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, कहाँ गया वो सब? देखिए जी, ये सारे तो सियासी नारे होते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हकीकत में ऐसा जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी भी नहीं हो पाती। और ऊपर से मसला ये है कि ये कुछ जो कुछ भी
हुकूमत करना चाह रही होती है वो ब्यूरोक्रेसी उसे नहीं करने देती। नैब सबसे बड़ा, ये आसफ अली जरदारी साहब ने फरमाया था 2015-16 में कि नैब और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते। तो ये उनकी बात 100% दुरुस्त है। ये नून लीग के आखिरी सालों में भी हमें नज़र आया और ये पीटीआई के इब्तदाई 2 सालों में भी कि कोई भी जो ब्यूरोक्रेट है, कोई भी अफसर है, आप देख लें यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करने से डरती है। ये नहीं कि फंड्स नहीं है, कारपोरेशन के पास 3 से 4 अरब रुपया मौजूद है, लेकिन कहीं भी लगेगा नहीं। पैच वर्क जो कि 1-2 करोड़ का काम होता है वो नहीं लगा रहे। 30 करोड़ M&R के पैसे वापस चले गए हैं, वो लगे नहीं है फैसलाबाद पे। तो ये कोई भी आखिर वजह क्या है अब्दुल रहमान, क्यों नहीं ये पैसे डरते लगते? हैं, ये डरते किस चीज से डरते हैं? नैब से मतलब डरते हैं, एंटी करप्शन से डरते हैं, FIA से डरते हैं, कोई उठा ना ले, कोई भी जो अफसर नहीं काम उठाएगी क्यों? अवाम के पैसे अवाम पे लगाएं, इसमें मतलब क्या इनके अफसरान फिर मुलव्वस होते हैं इस चीज के अंदर? डर किस चीज का है? मतलब ज्यादा पैसे यूज करने से जानबूझ के आपकी सुनवाई होना शुरू हो जाती है इन अदारों के अंदर? हनान, जो भी अफसर पैसे लगाता है उसके बाद उससे पूछा जाता है कि ये पैसा कहाँ पे लगाया, ऑडिट रिपोर्ट बनती है। ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली कुछ भी नहीं होता मास वाइज के कि कुछ इतराज़ात होते हैं और उनके वो जवाब दे देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये सर्कल चलता है कि जैसे हसन फवाद को रिटायर होना पड़ा, हचीमा अभी तक जो हिरासत में है, बड़े बड़े लोग हिरासत में हैं। तो ये एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर पुराने केसेस उठा लिए जाते हैं। ये पैसा बताएं जी कहाँ से कहाँ लगा, इतना पैसा लगता था, ये ऑडिट रिपोर्ट आपने इतना ज़्यादा लगा दिया। अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो उनकी में जो उन्होंने असूल ज़वाबत बनाए हैं उनसे हटकर भी करना पड़ती हैं, हटकर हो भी रही होती हैं। या इसको यूं कह लें कि बाज़ औक़ात आप कोई भी तखमीना लागत, जैसे ये ब्रिज बन रहा है, इसका जो लगाया था उससे डबल हो जाता है। अब इसमें जो मुतलका वहाँ पे डीसी है या सेक्रेटरी है जिसने मंजूरी दी, MPM ने या मिनिस्टर जो भी है, शायद खाकान अब्बासी है या हसन इकबाल है, या जिसको भी कह लें, राना सनाउल्लाह है, जिन्होंने वो प्रोजेक्ट करवाया। अब इसमें उनका तो कसूर कोई नहीं है, लेकिन उन्हें भी उठा लिया जाता है। सियासी बंदे तो चले चले जाते लेकिन हैं। अब्दुल रहमान, अगर आप जो बात बता रहे हैं ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन गुज़श्ता दौरे हुकूमत की बात की जाए या उससे पहले दौरे हुकूमत की बात की जाए, ये सारे काम होते थे, तब भी तो होते थे क्या? तब इनको बुलाया नहीं जाता था, तब इंक्वायरियां नहीं लगती थी? अब क्यों इतना डरा जा रहा है? अब में और पहले में फर्क क्या है? पहले में ये फ़र्क था कि उनकी मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर अपने बलबूते पे सब कुछ करते थे, उन्हें हौसला दिया होता था कि कुछ नहीं होगा, काम किया जाए, काम करने वालों की कदर थी। अब काम करने वालों की कदर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो बंदा फाइलें दबा लेता है वो इज्जत के साथ अपनी नौकरी कर लेता है। जहाँ पर 2 साल में 4 से 5 IG चेंज हों, चीफ सेक्रेटरी चेंज हो, 3 महीने से ज़्यादा कोई भी सेक्रेटरी अपने डिपार्टमेंट में ना निकालता, वहाँ पर कौन सा जो प्रोजेक्ट है मुकम्मल हो सकता है? वहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हाथ डालने की जरूरत नहीं करेगा जिसमें 1-2 अरब रुपया इन्वॉल्व है, जिसमें 6 महीने से साल का दौरानिया इन्वॉल्व है। तो वहाँ पर जो भी आएगा वो जो अपने हाथ कटवा के उस डिपार्टमेंट को दे देगा। नैब पहले से इसको जो इनएक्टिव करने की ज़रूरत है। सरकारी जो मुलाजमीन है, जो ब्यूरोक्रेट जिन्हें हमें कहते हैं, या सेक्रेटरीज हजरात हैं, उन्हें बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसमें हुकूमत ने पूरे अपने दस्तखत किए होते हैं। जैसे आपने ये चीनी स्कैंडल में देख लिया कि एक कैबिनेट मंजूरी देती है कि हमें शुगर वालों को सब्सिडी देनी चाहिए, उसके बाद जो 9 के करीब शुगर मिल्स है सिर्फ उनका ऑडिट किया जाता है, बाकी का नहीं किया जाता और करके उन्हें दबाया जाता है। जहांगीर तरीन जैसा सेठ जो कई शुगर मिलें चला रहा है, मुख्तलिफ कारोबार चला रहा है, उसको वतन से भागना पड़ता है। देखिए वो भागा है जान बचा के अपनी, कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। अब जहां पर ये सूरत हाल हो कि जहां पर साबिक वज़ीर आज़म को अपनी जो यहाँ पर जान बचा के भागना पड़ा हो, एक साबिक वज़ीर आज़म जेल में हो, राजा परवेज़ अशरफ अभी कई सालों के बाद जो अपने रेंटल केस से रिहाई मिली है, जिसमें उसको राजा रेंटल के नाम से भी मशहूर किया हुआ था, उसमें कुछ भी नहीं निकला। अब वो जितने साल जेल में रहा है, जितनी उसकी जगह हंसाई हुई है, जितना उसका मीडिया अब ट्रायल उसका हुआ, हिसाब कौन उसका देगा? जिम्मेदार कौन है? मतलब ये एक बड़ा मसला है कि सियासी लोग फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी बर्दाश्त लेकिन नहीं करती। अब्दुल रहमान, इस सिस्टम को दुरुस्त करने का, ठीक पटरी पे लाने का कोई ना कोई तरीका तो मौजूद होगा। मतलब किस तरह से हम इस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं? अब इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर ये मामला चलेंगे तो तरक्याती कामों को रोक दिया जाएगा, बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हो पाएंगे। अब मतलब कोई ना कोई तो हल होगा इसका। ये काले कानून बनाए हुए हैं, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में बने थे, कि जिसमें किसी को भी बगैर किसी सबूत के उठाया जा सकता है। 90 रोज़ का उसका रिमांड भी मिल जाता है। 90 रोज़ के बाद उसका रेफरेंस दाखिल करना है, यानी कि 3 महीने उसकी जो कैद है
उसका कोई हिसाब नहीं है, वो बगैर किसी खाते में उसने मतलब जिसका दिल चाहे जिसको चाहे उठा के ले तो जाए। आपके सामने ही है, कई लोग मतलब चैनलों के मालिकान को उठा लिया गया, मतलब कोई भी यहाँ पे बंदा जो बात करता है, हमारा चैनल 24 बंद कर दिया गया। अब देखिए कितने दिन बंद रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? कई बार केबल ऑपरेटर्स बंद कर देते हैं, तो ये एक बड़ा मसला है हनान। यहाँ पर कानून की अमलदारी जो हमें किताबों में नज़र आती है, जो हमें पढ़ाई जाती है अखलाकियात, बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर धड़ों की हुकूमत है, ताकत की हुकूमत है। जिनके पास ताकत नहीं होती वो बेचारे जेलें भी काटते हैं, पेशियाँ भी भुगतते हैं, तो उनके पास ना कोई पार्टी खड़ी होती है, ना उनके पास ब्यूरोक्रेसी का कोई अफसर खड़ा होता है। यहाँ पर माजी में बड़ा मशहूर ताकतवर डीसी रहने वाला आजकल खुडे लाइन लगा हुआ है। तो ये देखें, ये एक एग्जाम्पल सेट करनी होती है आपने ना, कोई मतलब सारे सेक्रेटरीज को उठा के तो जेलों में नहीं फेंकना ना, उनकी करीम को, एक दो लोगों को जो ताकतवर समझते हूँ उनको उठा के फेंक देना, बाकी खुद ही उनसे इबरत पकड़ लेते हैं। अब कौन सा ऐसा डीसी या सेक्रेटरी होगा जो डिसीजन लेगा कि पूरे पंजाब में ऐसा हो जाए? अब खुराक का बहरान यहाँ पर पैदा होता है, गंदम का बहरान पैदा हुआ, चीनी का बहरान पैदा हुआ, अरबों रुपया कमा लिया गया, पेट्रोलियम मसनूआत की शार्टेज हुई, क्या हुआ इसमें? वैसे तरीका वारदात बड़ी जबरदस्त होती है, एक लीगल काम में भी किस तरह से इलीगल एलिगेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। और उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी जो उनकी वोट कैडर है उनको बता रहे होते हैं कि मैं माफिया से लड़ रहा हूँ, ये माफिया जिन्होंने इतने दिन पेट्रोलियम मसनूआत नहीं दी। मुझे बाज़ औक़ात शायबा होता है कि ये वज़ीर आज़म नहीं है, अपोजिशन लीडर हैं जो तनकीद कर रहे होते हैं कि देखें जी मुझे माफिया का सामना है। भाई माफिया का सामना है तो उससे जंग किसने करनी है, किसने अवाम को बचाना है? पेट्रोलियम मसनूआत में अरबों का हर डाका चीज लगाया का गया, फैसला इनके हाथ में, लेकिन ये कर नहीं पाते। अरबों रुपए का डाका हुआ है, हर चीज़ मतलब देखिए ना, डिपार्टमेंट जितने इनको जवाब दिए हैं, एफआई इनको जवाब दिए, तमाम डिपार्टमेंट इनको जवाब दिए हैं, तो इसके अलावा और क्या चाहिए होता है? जितनी आइडियल ये हुकूमत कर रहे हैं, आप देखें 2 साल में क्या इतनी आइडियल पीपल्स पार्टी ने की, क्या नवाज शरीफ ने की? नवाज शरीफ के खिलाफ 2 धरने दिए हैं, बड़े तगड़े धरने हुए हैं, जिसमें पैट के और पीटीए के लोग शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अभी बनी है, 6 माह बाद मियां नवाज शरीफ ने धरना दिया है, इफ्तिखार चौधरी नाम के चीफ जस्टिस को बहाल करवाया, तो उसके बाद उसने रोज़ाना जितने हुकूमत के ताकतवर मिनिस्टर थे वो अदालतों में जवाब दे रहे होते थे। जितनी ताकतवर मिनिस्ट्रीज थी, जितने काम के लोग थे, वो रोज़ाना चीफ साहब अदालतों में बुला लेते थे। नून लीग के साथ भी ऐसा हुआ, इनके साथ तो ऐसा मसला ही कोई नहीं है। जितनी आइडियल ये हुकूमत कर रहे हैं, देखें कोई अपोजिशन की जानब से असम्बली में तहरीक नहीं उठाई जा रही। 2 साल हो गए, महंगाई की लहर कहाँ से कहाँ है, डॉलर 100 से 157 रुपये पे चला गया, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। अपोजिशन लीडर कई दिन घर पे कोरोना की बीमारी की वजह से पड़े रहे हैं, अभी सेहत याब हुए हैं, तो जब वो सेहत याब थे तब भी उन्होंने कोई ऐसा अपोजिशन को इकट्ठा करने का जो काम है वो सरअंजाम नहीं दिया। आज आके मौलाना फजलुर रहमान का चंद रोज़ा एहतजाज है, उसके अलावा हुकूमत को कहीं भी नहीं लगा कि ये कोई डोल रही है, कोई खतरा है। इसे अपने ही लोग हैं इनके जो आए दिन कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं कि हमारे पास 6 माह। ये फवाद चौधरी ने कहा है कि 6 माह, अदरवाइज तो अपोजिशन तो कह ही नहीं रही कि इनके पास 6 माह या 2 माह या 3 माह या हम इन्हें गिराने जा रहे हैं। आपने कभी सुना है कि असम्बली में किसी ने मुतालबा किया हो कि ये हुकूमत नहीं अच्छी, कोई और हुकूमत आनी चाहिए? नून लीग से तो पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी अपोजिशन कर रही है, लेकिन फिर भी जितनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन माजी में होती रही है उसका तो सामना इन्हें नहीं करना पड़ा। इन्हें कोई भी ऐसा हुकूमत को अदालतों की जानब से कभी भी इनके जो ताकतवर मिनिस्टर्स हैं उन्हें नहीं बुलाया गया, कई कई दिन खड़ा नहीं रखा गया। तो ये एक पुरसकून अंदाज में हुकूमत कर सकते हैं। फिर इसमें हम ये भी देखें कि इनकी जो बेसिक ताकत है, यूथ है जो इनकी ताकत, वो इनके साथ खड़ी है। स्टिल मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उनके साथ है, उन्हें लगता है कि कान नहीं, तब्दीली ला मैं सकते हैं। इख्तलाफ करूंगा यहाँ पे। उनका वोट बैंक मुझे नहीं लगता उनके साथ नजर आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिपोर्टिंग आप भी करते होंगे अब्दुर्रहमान, हम भी करते हैं। मतलब जब लोगों जाते हैं वो बड़ी मायूसी का इजहार करते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि इतनी बुरी तरह ये गवर्नमेंट पिटेगी, और बड़ी उम्मीदों के साथ वोट्स जो हैं उन्होंने कास्ट किए, क्योंकि साइलेंट वोट बहुत ज्यादा होता है। एक तो वो होते हैं जिन्होंने स्टेक होल्डर्स होते हैं और उन्होंने किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व होना होता है सिस्टम के अंदर। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एमपी एमएनएस की टिकट्स के लिए या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की टिकट्स के लिए इन्वॉल्व होते हैं, और उनके कुछ कारिंदे भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन बड़ी अमाउंट वो होती है जो कि साइलेंट वोट होता है, जो कि उनको गर्ज नहीं होता किसी भी सिस्टम से। उन्होंने जाना होता है, सिर्फ वोट कास्ट करते हैं और आ जाते हैं और गवर्नमेंट से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। तो वो काफी हद तक इमरान खान से नाराज नजर आते हैं। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
बैक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की मौजूदा कारकर्दगी के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और अब्दुल रहमान की तरफ से बताया जा रहा था कि वोटर्स जो हैं काफ़ी हद तक अभी भी उनके साथ है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि काफ़ी हद तक वोटर्स जो हैं उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जो उम्मीदें वाबस्ता की थी इसकी हुकूमत से, वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो अब्दुल रहमान क्या कहेंगे, आम वोटर्स जो हैं वो नाला नज़र आते हैं, लेकिन अभी भी स्टेक होल्डर्स और बहुत सारे लोग ऐसे जिनको उम्मीदें हैं कि नेक्स्ट टाइम वो टिकट्स हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अभी भी ख़राब बातों के ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर वाह करते हुए नज़र आते हैं। नाम देखिए, जो नया लोकल गवर्नमेंट का सेटअप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जो बल्दियाती इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी अक्सरियत है, जिन्हें वहाँ पे सीटें मिलेगी, काउंसलर्स बनेंगे, नाज़म बनेंगे, उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। तो ये एक बड़ा तरीका होता है किसी भी जो अनपॉपुलर हुकूमत को पॉपुलर में कन्वर्ट होने के लिए, कि यहाँ पर जो आवाम का बड़ा हिस्सा है उनको अपने साथ शामिल कर लिया जाए, जैसे कि नून लीग ने किया था। 2015 में इंतखाबात करवाए, 2017 में उन लोगों ने अपने ओहदे संभाले, तो ये तकरीबन पूरे पंजाब में 58,000 के करीब बलदियाती नुमाइंदगान थे। यानी कि 58,000 लोग वो होते हैं जो गवर्नमेंट का स्टेक का हिस्सा बन जाते हैं, गवर्नमेंट को ओन कर रहे होते हैं, डिफेंड कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, तो ये यकीनन तादाद पंजाब में जो 60-70 हज़ार के करीब हो जाएगी। जिन नौजवानों को, लोगों को, या मतलब जो सियासी दड़े हैं, जो नंबरदार टाइप है, उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। तो ये एक बड़ी जो फेवर होती है अपने लोगों को अब वो एडजस्ट करने। 58,000 लोगों के पीछे कितना वोट बैंक होगा, ये भी अभी जो है वो डिटरमिन किया जा सकता है, क्योंकि बल्दियात से ख़त्म होने वाले जो चेयरमैन हैं पंजाब भर के अंदर, वो तकरीबन 58,000 है। जी। तो अगर 58,000 ही नई सीटों के ऊपर जब लोगों को लड़वाया जाएगा, तो बहुत सारा बड़ा वोट बैंक होगा जो कि उन 58,000 लोगों के पीछे, क्योंकि ये वो 58,000 लोग होंगे जो अपनी गली मोहल्ले में से ज़रा सर उठाते हैं और बिल्कुल, जो चौधरी टाइप नाम होते रखते हैं। हैं, चौधरी टाइप होते हैं या दड़े टाइप होते हैं, या उनकी बात सुनी जाती है, लोग उन पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। कोई भी मसला बिजली का, गैस का हो, सीवरेज का मसला हो, वो हल करवा रहे होते हैं। अवाम में बोलने की कुव्वत नहीं होती, वो अवाम की ताकत बन रहे होते हैं, इसलिए अवाम उन्हें वोट देती है। तो अब इसमें देखिए कि एक बंदे के पीछे 10, 20, 30 वोट भी हों तो ये कहाँ पे तादाद जाती है। फिर इसमें ये होगा कि ये गैर जमाती बुनियादों पे करवाए जा रहे हैं। जो लोग मियां नवाज शरीफ के नाम पे, इमरान खान के नाम पे, पीपल्स पार्टी के नाम पे भी वोट लेंगे, वो यकीनन हुकूमत की जानब जाएंगे, क्योंकि जब आवाम ने उन्हें वोट दे दिया, आप बेशक कह लें कि ये पूरा इलाका जो है वो PMLN का है, पीपल्स पार्टी का है, लेकिन जब वो वोट लेके बंदा आगे जाएगा तो वो गैर जमाती होगा ना, वो किसी जमात के टिकट पे जीत के नहीं आया, इसलिए वो अल्टीमेटली हुकूमत को सपोर्ट करेगा ताकि उसका फंड मिलता रहे। अच्छा, पंजाब में पीपल्स पार्टी को आने वाले 5 सालों में कहाँ पे देखते हैं अब्दुल रहमान? जो बल्दियात में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई इतनी खास सीटें नहीं लेगी, आने वाले 5 सालों में भी कोई बड़ी तादाद में नहीं, लेकिन बहरहाल हमने 2018 में देखा कि उन्होंने 6-7 सीटें ली है। लेकिन जो माजी में हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी तादाद में अपोजिशन का हिस्सा बनती थी या हुकूमत का हिस्सा बनती थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। सिंध में उनकी हुकूमत जो है वो बरकरार रहेगी। फेडरल में अगर वो किसी के साथ कोलिशन करते हैं, पार्टनर बनते हैं, तो वो तो शायद 2018 में भी बन सकते थे, लेकिन 2023 के जो इंतखाबात होते हैं तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगेन इसी पोजीशन पे होगी जिसमें है। सिंध में उनकी हुकूमत होगी और मरकज़ में वो अपोजिशन में होंगे। कोई बड़ा जो चेंज है वो पंजाब में नहीं आएगा, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है उनका पंजाब में वर्क बहुत होता था। बेनज़ीर भुट्टो साहबा या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वो जितने में उन्होंने इंतखाबात लड़े हैं वो पंजाब में अपने बलबूते पे लड़े हैं, बड़ी कुव्वत से लड़े हैं, पूरे दड़े उन्होंने बनाए होते थे। अब मसला सबसे बड़ा ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को जान का ख़तरा है। ये हमने 2013 के और 18 के दोनों इंतखाबात में देखा है कि वो भरपूर तरीके से अपनी कंपेन नहीं चला पाते, थ्रेट मिलना शुरू हो जाते हैं। हमने ENP की क़यादत को भी मरते देखा है। तो यहाँ पर अब पीपल्स पार्टी के पास तो लीडरशिप की भी कमी है, ये भी एक बड़ा मसला है कि ये PMLN या दूसरी जमातें, उनके पास लीडरशिप की कमी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमें कमी नज़र आती है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बाद अब बिलावल भुट्टो हैं, उन पे अवाम का कंसेंसस है। जरदारी साहब की तबीयत का तो आपको अंदाज़ा है। पिछले दिनों बदकिस्मती से माह रमज़ान में कुछ लोगों ने अफवाहें भी उड़ाना शुरू कर दी थी कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अभी भी बेहतर है, लेकिन फिर जो बीमारियां हैं उनसे छुटकारा नहीं मिला। तो ये आ जाके एक लीडर है जिन पे सारी जो पार्टी के कंसेंसस है, तो उन्हें मतलब पंजाब में या सिंध में भी इवन ज़्यादा जलसों में नहीं जाने दिया जाता सिक्योरिटी की वजूहत की वजह से। जैसे कि हमारे मुल्क के हालात आपके सामने ही हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा जैसी इंटरनेशनल सतह की लीडर जो 2 बार
अपोजिशन लीडर भी रही हैं, 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं, सियासत में एक लंबा अरसा गुजारा, लेकिन उन्हें भी एक जलसे में शहीद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये सूरत तो हमारे सामने मौजूद है। हमारे पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को शहीद किया गया जलसे में, तो उनके कातिल दोनों के नहीं पकड़े गए। तो ये एक बड़ा सीरियस मसला है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जब तक ये तमाम पाबंदियाँ छोड़कर भरपूर तरीके से पंजाब में इलेक्शन कैंपेन नहीं करेंगे, ये पंजाब जो यहाँ पर हम इसे कहते हैं कि ये शऊर में, सियासी शऊर में बहुत आगे है। इन्हें लोग अपने सामने चाहिए होते हैं, टीवी पे या जो नज़रियात या मंशूर है वो उस तरह नहीं चाहिए। ये लोग जलसों पे यकीन रखते हैं। यहाँ पर अगर तो बिलावल भुट्टो फैसलाबाद डिवीज़न, हर डिवीज़न में आके कई कई दिन गुजारते हैं, जलसे करते हैं, फिर देखें ये क्या रौनक लगती है। क्योंकि मुझे पता है इलेक्शन से कुछ दिन पहले यहाँ पर उन्होंने छोटा सा एक विज़िट किया था पंजाब का, तो उसमें कई सीटें उन्हें मिल गई थी बहरहाल, लेकिन फिर भी उन्हें ये थ्रेट रहा है। उन्हें पीछे जो सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट्स थी, जलसे नहीं करने दिए कि यहाँ पर जो तब मौजूद डीसी थे, ये तमाम रुकावटें बहरहाल उनके लेकिन साथ। अब्दुर्रहमान देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त और मंजे हुए सियासतदान साबित हो सकते हैं, क्योंकि असेंबली में एक्सेंट हुए का हैं। हाँ। थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियन साबित हो सकते हैं। असम्बली में उन्होंने तकरीरों से साबित किया है। असम्बली में जो उनकी कार्रवाई है वो शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर से कहीं बेहतर रही है। इवन के जो पिछले अपोजिशन लीडर थे उनसे भी उनकी कारकर्दगी बेहतर रही है। असम्बली की हद तक तो हम कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त है, एपीसी में बड़ी ज़बरदस्त रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रही है। लेकिन अब जो इलेक्शन का हमारे ट्रेंड बन चुका है कि जब तक धोबी घाट में बड़ा जलसा ना हो, जब तक धोबी घाट नहीं भरेगा, तब तक कोई भी वो हमें कोई मानेगा ही नहीं कि ये सियासतदान है। एग्जैक्टली हमने देखा है कि यहाँ पर 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान ने धोबी घाट में जलसा किया। जब पीएमएलएन ने करना था, पानी भर गया, तो इन्होंने स्त्याना रोड पे किया जलसा। अपनी ताकत का इजहार करना फैसलाबाद में, पंजाब में, ये एक भरपूर हकीकत है इसकी कि इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ रैलियां आपको नहीं जता सकती, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टीवी में डिफेंड करना नहीं जता सकता। आपको धोबी घाट आना पड़ेगा और बार बार आना पड़ेगा। आपको लाहौर में, मीनार पाकिस्तान में जलसा करना पड़ेगा और इतनी पावर से करना पड़ेगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2012 में किया था, और उसके बाद उनका एक नए सिरे से, हम जिसको कहते हैं कि दोबारा से एक नया जन्म हुआ था। पहली जो पीटीआई थी वो कहीं दूर रह गई थी। तो इस तरह से अपनी जो ताकत का इजहार करना ये पंजाबियों के दिलों को बाता है। आप यकीन माने, जब भुट्टो साहब ने वजारत छोड़ी थी अयूब खान की और उसके बाद लाहौर में आए थे, तो लाखों सारी इसार थे जिन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि वो अगर पार्टी बनाते हैं तो जीत जाते हैं, और वो जीत भी गए। मौजूदा वजीर आजम की बात की जाए इमरान खान साहब की, तो मीनार पाकिस्तान वाले जलसे के बाद ही इनकी गुड्डी चढ़ना शुरू हुई थी। एग्जैक्टली उससे पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पॉपुलैरिटी थी इनकी पूरे पाकिस्तान के अंदर। देखिए, जब इन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा तमाम सीटें हार गए। 2002 में सिर्फ एक सीट इन्हें मिली थी जो इनकी अपनी थी, बाकी तमाम पार्टी फारग हो गई थी। 2008 के इलेक्शन में वो नहीं गए। तो उसके बाद जब ये 2012 का जलसा जब लाहौर में किया मीनार पाकिस्तान में, तो उसमें तो बड़े बड़े फिर जो ताकतवर तरीन दड़े थे हमारे, जैसे शाह महमूद कुरैशी है या उनके बाद अच्छा, कई पता लोग, नहीं वैसे वो जलसा भर कैसे गया, मैजिकल जलसा मैं कहता हूँ उसे। वैसे उस पर जो अपोजिशन की जानब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यहाँ पर पाशा, जो जनरल पाशा रहे हैं रिटायर्ड, उन समेत कई लोग भरने में शरीक थे। लेकिन बहरहाल लेकिन ये बातें इसमें मुझे नहीं सदाकत लगती। लोग तो अवाम थी ना, मतलब इक्का एग्जैक्टली दुक्का इंसान से अब हजारों इंसान कैसे मुंसलिक हो सकते हैं। अवाम की मोहब्बत थी इमरान खान के साथ, इसलिए चले गए उस खास तौर पे जलसे के अंदर। लेकिन गुड्डी जो चढ़ी उसी जलसे के बाद इमरान खान साहब की चढ़ी, और उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, कई सियासतदान थे बड़े जो कि इस मुल्क का बड़ा नाम थे, वो एक एक करके इमरान खान के साथ मिलते चले गए। और अल्टीमेटली उस इलेक्शन के अंदर तो इन्होंने जो है वो सीट्स इतनी ज़्यादा विन नहीं की, लेकिन जो मौजूदा इलेक्शन हुआ है उसके अंदर इतनी सीट्स विन की है कि वो वज़ीर आज़म बन सके। पिछले दिनों ये भी कहा जा रहा था कि एक मसला जनरेट हो रहा है इनकी पार्टी के अंदर कि कुछ एमएनएस जो हैं वो इधर आने की कोशिश कर रहे थे नून लीग की तरफ, और राजा रियाज ने भी इस चीज़ का अंदिया दिया था मीडिया पे आके। जो बयान उन्होंने दिए थे कि गवर्नमेंट में उनकी कोई सुन नहीं रहा, नाला थे काफ़ी एमएनएस अपनी गवर्नमेंट से। तो इसमें कितनी सदाकत है अब्दुल? राजा रियाज अहमद बहरहाल इस बात से तो तरदीद कर चुके हैं कि वो वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं या पीएमएलएन में जा सकते हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग तरदीद आई है उनकी जानब से, लेकिन बहरहाल वो अपनी पार्टी से भी मुतमिन नहीं है। स्पेशली ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब जहांगीर तरीन को फारिग किया गया तब भी राजा रियाज की जानब से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और ये समझ लें कि पूरे पाकिस्तान में दूसरी या तीसरी आवाज़ थी जो जहांगीर तरीन के हक में उठी थी। बाकी तमाम लोग जो जहांगीर तरीन की वजह से पार्टी में आए थे और आज वजारतों पे बैठे हुए हैं, फैसलाबाद के इवन कुछ लोग
2 लोगों को तो मैं गवाह हूँ कि एक को मिनिस्टर बनाया, एक को एडवाइजर बनाया, वो भी खामोश बैठे रहे। एक को इस्तेहकाक कमेटी का चेयरमैन भी बनाया। कई लोग मतलब अच्छी सीटों पे गए लेकिन वो खामोश बैठे रहे। राजा रियाज ने बहरहाल अपने जो उस दोस्त के मोहसन के हक में आवाज़ उठाई फैसलाबाद में, ये बहरहाल उनको जो है अंदाज़ा होता है कि यारबाश आदमी है। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ उन्होंने अपना स्टैंड लिया, असम्बली में आवाज़ उठाई, उन्हें माइक नहीं दिया गया पेट्रोलियम मसनूआत पे बात करने के लिए, फिर वो वॉकआउट कर गए इजलास से, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टीवी शोज़ में खुलकर अपनी बात रखी। तो इससे अंदाज़ा होता है कि राजा रियाज मजबूत जो यहाँ पर सियासी पोजीशन में, और उन्हें लगता है कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना भी रहे तो वो जीत नेक्स्ट जाएंगे। टाइम जो है वो एमएनए की सीट से जीत सकते हैं और दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका, आप आज के शो के अंदर आए और बड़ी मुफीद डिस्कशन जो है, बड़ी ज़बरदस्त मौजूदा सियासी सूरत के ऊपर आपके साथ रही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम आपको बुलाते रहेंगे। तो इसी के साथ नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। सैफ पाकिस्तान औरत फाउंडेशन। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत को चार चांद लगे तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होनी चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया और खासतौर पर ड्रेसिंग जो है वो दर्जिया की जान से की गई है। और अगर आप चाहते हैं कि ज़बरदस्त कपड़े पहने और खूबसूरत वेस्ट कोट्स और कुर्ते इस्तेमाल करके अपनी शख्सियत को चार चांद लगाएं, तो उसके लिए आप दर्जिया की आउटलेट पे जाएं जो कि चन्नट रोड पे मौजूद है, ताकि आप अपनी शख्सियत को संवार सकें। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं शेफ सलमान की तरफ और देखते हैं कि आज शेफ सलमान क्या बना रहे हैं और हमें क्या खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे मैं भी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूं। क्या बनाने जा रहे हैं, क्या मुनफरद चीज है जो कि आज हम तैयार करेंगे? आज हम बना रहे हैं चपली कबाब। पर चपली कबाब हम वो बनाएंगे, आपने मटन के खाए होंगे, बीफ के खाए होंगे, पर मैंने सोचा थोड़ी वेरिएशन चेंज करते हैं। आज हम बनाएंगे आलू के चपली कबाब, जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होंगे, इजी होंगे, आप घर में भी बना सकते हैं। सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स है, आप घर में भी बनाएंगे, बड़े क्रिस्पी और बड़े ही मज़ेदार से बनेंगे। अच्छा, वैसे ये चपली कबाब हम चावलों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े ज़बरदस्त लगेंगे। मुनफरद वाकई ही चीज़ है, क्योंकि इससे पहले मैंने खास तौर पे सुना था कि चपली कबाब जो तैयार किए जाते हैं वो मटन में या चिकन के अंदर तैयार किए जाते हैं। आज आलू के चपली कबाब जो है वो किस तरह से बनाएंगे ये शेफ सलमान ही बताएंगे। तो मैं चाहता हूँ रेसिपी के हवाले से आप थोड़ा गाइड कर दें। रेसिपी के हवाले से गाइड करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें आलू चाहिए। आलू हमने पील करके रख लिए हुए हैं। आलू को पील करने के बाद हमने इनको क्रश कर लेना है। क्रश करके किसी पिलर के साथ क्रश करके हमने इसको पानी में डाल देना। पानी में डालने की वजह यह है, अगर हम इसको वैसे ही रख देंगे तो ये काले हो जाएंगे, ये मतलब इसका ना जो लुक होती है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। पानी के अंदर रखेंगे, इसकी मॉइस्चराइजेशन होती है वो निकल जाएगी। क्रश करके आपने रख लेना है। उसके बाद हमें प्याज चाहिए, प्याज भी हमने चॉप कर लेना है। चॉप करके रख लिया। स्पाइसेस इसके बिल्कुल ही सिंपल से हैं जो हमारे घरों में यूज होते हैं। स्पाइसेस भी मैं आपको दिखाता जाऊं। स्पाइसेस में हमें अनारदाना चाहिए, जीरा चाहिए, खुश्क धनिया चाहिए और चिली फ्लेक्स चाहिए। अच्छा, वैसे इसमें एक चीज़ है जो मुझे बड़ी पसंद थी और अभी भी है, मैं खाता हूँ अक्सर, अनारदाना, और बड़ा खट्टा मीठा होता है, बड़ा मजेदार इसका टेस्ट होता है। और जब चपली कबाब में पड़ेगा तो ये भी नमकीन और खट्टा मीठा सा, जी खट्टा मीठा सा, बड़ा क्रिस्पी सा इसका टेस्ट बनेगा। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके मेथड के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले जब जो हमारा जो मटेरियल बना होगा, जो हमारे आलू क्रश्ड हुए होंगे, उसको हमने स्टेन कर लेना अच्छे से। स्टेन करने के बाद हमने उसमें ऑनियन ऐड करना है, जो ऑनियन चॉप हुआ। उसके बाद हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस देखिएगा कि हमने ना साबुत रखने हैं, इसमें हमने पाउडर, ज्यादा पाउडर नहीं डालने। साबुत भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। वो ऐड करने के बाद आपने इसमें एक अंडा डालना है। अंडे के बाद आपने इसमें ऐड करना है मैदा। मैदा ऐड करेंगे, आपका ये बैटर बहुत ही मजे का, लुक वाइज बहुत ही अच्छा रेडी हो जाएगा। टेक्सचर मैदे से उसका बड़ा बेहतरीन बिल्ड हो जाएगा। और फिर आपने इसमें हरा धनिया ऐड कर देना। ठीक है, वो भी उसका वो बड़ा इसका मतलब एक टेस्ट भी इनहांस करेगा और इसकी लुक भी बहुत प्यारी सी बना देगा। अच्छा, उससे अरोमा बड़ा जबरदस्त होता है जब हरा धनिया स्प्रेड करते हैं ना किसी भी वो, डिश के ऊपर। वो लगता भी बहुत ज्यादा प्यारा है। बेसिकली वो होता ही अरोमा के लिए। अच्छा, उसको ऐड करने के बाद हमारा मटेरियल रेडी हो जाएगा। मटेरियल रेडी करने के बाद हमने उसकी चपली बनानी है। चपली जैसा कि नॉर्मल बीफ की बनती है, मटन की बनती है, वो मेथड में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा।
करने के बाद आपने एक टमाटो ले लेना है, टमाटो को आपने स्लाइस कटिंग कर लेना, स्लाइस जैसे कि चपली के ऊपर लगता होता है, स्लाइस कट करके आपने उसको शैलो फ्राइंग करना है। शैलो फ्राइंग टेम्परेचर आपने लो फ्लेम रखना है, लो फ्लेम इस वजह से रखना है, हमने आलू को बॉयल नहीं किया हुआ, आलू हमारे कच्चे हैं, पर हमने इसको क्रश कर लेना, वो बिल्कुल जल्दी से पक जाएंगे। शैलो फ्राइंग करना है, आपने इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए पकाना है, ताकि ये इसकी जो वो जब तक ये गोल्डन ना हो जाए, इसकी लुक भी एक अच्छी आ जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। आप इसको घर में भी ट्राई करेंगे तो आप इसको देखेंगे बहुत ही क्रंची सा और बहुत ही मजे सा बनेगा। आप मीट के चपली कबाब को भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मीट को लाइक नहीं करते, मीट को खाना पसंद नहीं करते, वेजिटेरियन, वो वेजिटेरियन होते हैं, ये उनके लिए स्पेशल है। अच्छा सलमान, ये बताइएगा रेस्टोरेंट्स में इसकी डिमांड्स आती हैं, मतलब लोग पसंद करते हैं? जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब ये डिमांड करते हैं हमने मीट नहीं खाना, जैसे आज की यंग जनरेशन है वो तो लाइक ही नहीं ना मीट को करती। इस वजह से ऐसी चीजें होती हैं। बच्चे हैं घर में, अगर आपकी कोई पार्टीज आई हैं, आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे तो बड़े इजी से और बड़े मजे से इस चीज को खाना पसंद करते हैं, इसी वजह से इन चीजों की ना डिमांड बहुत ज्यादा है। अच्छा, डाइजेशन भी इंप्रूव होती होगी, जल्दी हजम भी हो जाता जी होगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, वेजीज हम बिल्कुल हर चीज नेचुरल इसमें डाल रहे हैं, नेचुरल चीजों से बन रहा है। शैलो फ्राइंग हम कर रहे हैं, डीप फ्राइंग कर ही नहीं रहे, तो ये बड़ी अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा, बल्कि आपका टेस्ट भी वो डबल सा कर देगा। अच्छा, इसे तैयार किस चीज में करेंगे? तैयार हम इसको हबीब कुकिंग ऑयल में करेंगे। आप हबीब कुकिंग ऑयल में भी कर सकते हैं, हबीब बनास्पति में भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, इन दोनों में से किसी में भी आप कर सकते हैं। हबीब कुकिंग ऑयल की जी बात करते चले तो इसके अंदर बहुत सारे विटामिन का ब्लेंड है, जिसके अंदर विटामिन ए भी मौजूद है, विटामिन ई भी मौजूद है और विटामिन डी भी मौजूद है। विटामिन ए की बात की जाए तो ये आपकी विजन को, यानी जिन आंखों से आपको मैं देख रहा हूं, इसको जरा तेज कर देती हैं। और विटामिन डी की बात की जाए तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर उसको बेहतर बनाता है और इससे आपकी बोन्स जो है वो स्ट्रांग होती है, खास तौर पे खवातीन के लिए जिनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी जो है वो पाई जाती है। तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ताकि कैल्शियम जो है अब्जॉर्ब करके आपकी बोन्स को स्ट्रांग बना सके। विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद होता है। विटामिन ई से आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर फ्लो कैटलिस्ट भी। अब फ्लो कैटलिस्ट का क्या काम है? ऐसे मरीज जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, उनके अंदर कोई भी ऐसी ऑयली चीजें खाने से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उसे कम करने के लिए और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए फ्लो कैटलिस्ट इसमें मौजूद है। ऐसे पेशेंट जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट से वो अगर हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनका ब्लड प्रेशर एलिवेट नहीं करेगा। और इसके साथ साथ इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी मौजूद है। ये वैसे फैटी एसिड हैं जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये दिल का मामला है। और इसके साथ साथ इसके अंदर हबीब बनास्पति भी मौजूद है। हबीब बनास्पति की खास तौर पर बात की जाए तो डबल रिफाइंड तरीके के साथ इसे बनाया गया है। विटामिन का ब्लेंड इसके अंदर मौजूद है, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी मौजूद है। इन तीनों की विटामिन जो हैं इनकी खसूसियत भी यहाँ आपको बता चुका हूं। ये हबीब कुकिंग ऑयल में भी मौजूद है और हबीब बनास्पति में भी। सबसे अहम चीज हबीब बनास्पति के हवाले से वो ये है कि इसके अंदर 1% से भी कम ट्रांस फैट मौजूद है। अगर मार्केट से आप कोई भी बनास्पति घी परचेज करते हैं तो उसके अंदर 20% के करीब ट्रांस फैट मौजूद होता है और वो 20% ट्रांस फैट अल्टीमेटली आपकी बॉडी को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। मुख्तलिफ नालियों के अंदर जाके वो घी जम जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स बनती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। तो ट्रांस फैट जो है वो गुड फैट्स में काउंट नहीं होता, इसलिए इसके अंदर 1% से भी कम ट्रांस फैट है। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि ब्लड प्रेशर के और हार्ट के मरीज है तो उनको हम खास तौर पे अगर रिकमेंड करेंगे तो वो अल्टीमेटली हबीब बनास्पति होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने मनपसंद खाने जो हैं वो बनास्पति घी के अंदर बना के खा के जरा मुतमिन फील करते हैं। तो उनके लिए खास तौर पे यही दरख्वास्त है हमारी कि अब जब भी बाजार के अंदर जाएं आपकी सबसे पहली चॉइस जो है वो हबीब बनास्पति होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो कुछ ऐसे खाने हैं जिसमें बनास्पति यूज होता है, जैसे कि पराठा आ जाता है। हाँ। पराठा कोई भी जब भी बनता है उसकी डो भी बनती है, उसमें ऑयल हम ऐड नहीं कर सकते, उसमें हम बनास्पति घी ही ऐड करते हैं। तो बनास्पति हबीब बनास्पति भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें, पराठों में, जैसे कि जलेबियां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें बनास्पति यूज होता है। अच्छा, रेसिपी के बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं, अगर आप इसको थोड़ा सा और स्पेशल करना चाहते हैं या आपके कोई गेस्ट स्पेशल से गेस्ट आ गए हैं तो आप इसमें चीज ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, आप चिकन का भी ट्विस्ट टच दे सकते हैं, वो बड़ा सा ट्विस्टी सा टेस्ट हो जाएगा। अगर आप इसको अपना घर में नहीं बना सकते हैं और इसी तरह के मजेदार से खाने
खाना चाहते हैं, घर में नहीं बना सकते, तो हमारा रेस्टोरेंट है एबी फूड्स के नाम से मिल्लत रोड पर। आप उधर आ सकते हैं, घर में मंगवा सकते हैं, डिलीवरी करवा सकते हैं। उसके अलावा सोशल ऐप्स हैं जो आजकल चल रही हैं, सब पे हम अवेलेबल हैं, आप उधर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा शेफ सलमान, पराठे बड़े मजेदार होते हैं और जैसे अभी पराठों की गुफ्तगू चल रही थी, वो मुझे अक्सर औकात याद होता था कि हमारी माएँ, मैं अपनी मौसी की तरफ जाता होता था, मियाँ चन्नू की तरफ ना, उनका गाँव में घर था और गांव के घर के अंदर लकड़ी के चूल्हे के ऊपर बनाया गया बलों वाला पराठा जो है वो इतना क्रिस्पी होता है, देसी घी के अंदर बना हुआ, और उसका अरोमा, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर वो इतना जबरदस्त होता है कि खा के दिन भर एनर्जेटिक भी रहता है बंदा और मजेदार भी बड़ा लगता है। इसमें पराठों की भी बड़ी इकसाम होती है। इसमें एक घर की अपनाइयत होती है, एक प्यार होता है जो हमें बाहर से कहीं से नहीं मिल सकता। जैसे कि आपने बताया देसी घी में, मैं खुद कभी भी दूसरे ऑयल में या हबीब खैरन सॉरी किसी भी ऑयल में हमने आज तक नहीं खाया। मैं भी देसी घी में चलता है या वनस्पति घी के अंदर चलता है? ज्यादातर मैं भी देसी घी में ही करता हूं। बल्कि आपने पराठे की बात की है, हम बल्कि इधर पराठा भी बनाएंगे, हम पराठे बनाने सिखाएंगे, जो वो आप कह रहे हैं ना बल वाले पराठे या अच्छा, पराठों की कई अकसाम भी होती है। मलवारी पराठा होता है, बलों वाला पराठा होता है और सिंपल चपाती पराठा होता है। इस तरह के कई पराठे होते हैं। पराठों की अकसाम भी, मीठा पराठा, वाजी वाह, यहाँ पे मुझे मीठा पराठा याद आ गया। माँ जी मेरी जो है उनसे मैं खास तौर पे बचपन के अंदर जब स्कूल जाया करता था तो लंच के अंदर मैं जो लेके जाया करता था, खास तौर पे फरमाइश उनसे करता था कि मुझे मीठा पराठा बना के दे। तो मीठा वो भी हम खाते रहे हैं। जैसे कि भी आपने बताया मलवारी पराठा, जो कि आजकल रेस्टोरेंट्स में बहुत ज्यादा इन है, हम ये भी इधर बनाना सिखाएंगे। वो बहुत ही ज्यादा इजी है, बस उसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है, पर वो भी हम इधर बनाना सिखाएंगे। मतलब कितने किस्म के पराठे जो कि अब तक बनाए जा चुके हैं, कितनी रेसिपीज हैं? ये आप काउंट नहीं कर सकते। पराठे में आप मतलब अपना टेस्ट है, जैसे कि न्यूट्रेला पराठा भी आप बना सकते हैं, मतलब चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, वेजीज वाला पराठा, चिकन वाला पराठा की बहुत ज्यादा पराठे हैं जो आप मतलब कभी उसको काउंट नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा है। यानी हर कल्चर का, हर ट्रेडिशन का अपना अपना सिस्टम है और अपने सिस्टम के लिहाज से जैसे खास तौर पे यहाँ पे दाल वाला पराठा बनाया जाता है, मूली वाला पराठा बनाया जाता है, मीठा पराठा बनाया जाता है, मलवारी पराठा बनाया जाता है, बलों वाला पराठा बनाया जाता है। वेदर इस पे बहुत डिपेंड करता है। जब भी वेदर आपका अच्छा, आलू वाला पराठा बनाया जाता है। आलू वाले पराठे बड़े मशहूर है जी। अगर खास तौर पर हम जब यूनिवर्सिटी के अंदर BS के अंदर थे तो जब क्लास से बंक मारते हैं स्टूडेंट्स, तो अमीनपुर बाजार में पराठों वाली दुकान थी। हम खास तौर पे उधर जाके बंक मारने के बाद जो है वो आलू वाले पराठे खाया करते थे। उसके साथ पुदीने का रायता होता था और कोल्ड ड्रिंक के साथ जो मजा दुबाला हो जाता था ना, यकीन आपने हनान कभी रात को पराठा खाया 2 से 3 बजे? सर रात को ही तो हम खाते थे। अब पेपर्स की तैयारी होनी थी, प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते थे। मतलब हॉस्टल में इकट्ठे हैं सब, हॉस्टल में इकट्ठे होके सब के सब जो हैं वो प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं। जब वो कहते हैं ना बीच में भूख सताती है, तो 1-2 बजे हम फिर अमीरपुर बाजार में सारे पैदल जाया करते थे मार्च करके और वहां पे जाके पराठे मजे मजे के खाया करते थे। एक पराठा और पिज्जा, इन दो चीजों को यूनिवर्सिटी लाइफ में जितना कर रगड़ा दिया है ना हमने, यकीन जानिए वो भी हमसे पनाह मांगते हैं अब कि जितना इन बंदों ने मुझे खा लिया है ना, शायद ही किसी मैंने इसी चीज को रियलाइज किया, ब्रेकफास्ट से ज्यादा आपको रात को पराठा खाने का जो मजा आता है वो आपको किसी टाइम में मजा नहीं आता। अच्छा, जिस काम से वैसे भी आपको मना किया जाता है ना कि रात के औकात में पराठा नहीं खाना, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, वो उतनी साइकोलॉजिकली हमें डिस्टर्बेंस आ जाती है कि हम खास तौर पे वही चीज उसको उसी को खाना पसंद करते हैं। बल्कि वही बात आ गई ना, हमें भी पता है कि पराठा रात को नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि जो ऑडियंस हमें देख रही है वो देख सके कि चपली कबाब जो है हमने तैयार करने, जो आज किस तरह से किए जाएंगे। तो मैं चाहता हूं आप इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को स्टार्ट करें ताकि जल्द अज जल्द हम चपली कबाब बना के हमारी ऑडियंस को दिखा सकें और हम खा सकें। तो अच्छा, इसके लिए बॉइल्ड पोटैटोस यूज करने होंगे हमें या नहीं? नहीं, ये बिल्कुल रॉ है, मैंने पहले भी बता दिया है। बॉइल्ड पोटैटो हम यूज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल रॉ पोटैटो यूज करेंगे। इस वजह से हमने इसको ना क्रश कर लेना है। क्रश करके इसकी जो बहुत ही ब्रीक सी लेयर बन जानी है, जो पकने में बहुत ज्यादा आसानी हो जानी है। ये 5 से 6 मिनट में आपके कबाब तैयार हो जाएंगे। इसी वजह से हम इसको क्रश कर लेंगे। बॉयल आप करना चाहते हैं तो बॉयल भी कर सकते हैं, पर क्रश करने से ज्यादा बेहतर आपका क्रश करने से टेस्ट भी आएगा। वो जो उसकी जो लुक होती है ना, वो बड़ी जबरदस्त सी खिली टेक्सचर और बहुत अच्छा जबरदस्त प्रेजेंटेशन जबरदस्त हो जाती है। जी बिल्कुल।
मैं चाहता हूँ आप स्टार्ट करें जी, मैं अब स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं अब इसको क्रश करूंगा। ठीक है। अच्छा, क्रश करने का तरीका क्या होगा हमारा, मतलब किस तरह से इसे क्रश किया जाएगा, ये भी ऑडियंस को जरा क्रश करके भी बताएं ताकि वो आपके तरीके से अगर बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से बना सकते हैं, और कौन कौन सी चीजें उसके लिए जरूरी होंगी। बहुत से लोगों को कटिंग नहीं आती, जिनको कटिंग आती है वो तो उसको जूलियन कट करके चॉप कर लेंगे। जिनको कटिंग नहीं आती उनके घर में कोई ना कोई ऐसा आलात जरूर पड़ा होगा, इस वजह से इसके साथ क्रश कर लेंगे। ये बड़ा ही इजी है, इसको क्रश करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्रश कर लेंगे हम इसको। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्रश किया जा रहा है पोटैटो को, और यहाँ पे क्रश और ये देखें ना, जब क्रश कर लिए ना, ये बिल्कुल एक ब्रीक सी लेयर बन गई है जिसको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बिल्कुल इजी। मतलब इधर आप ऑयल, गर्मा गर्म ऑयल तपते घी के अंदर इसे डालेंगे और दूसरी जानब ये कुछ ही देर में फिर तैयार हो जाएगा। हाँ जी, जी है ना। और इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना है, इसको हमने शैलो फ्राई करना है। अच्छा, डीप फ्राई और शैलो फ्राई में फर्क क्या होता है। डीप फ्राई में वो जो हमारी, जैसे हमने पिछले दिनों में फ्राइड आइटम बनाई थी, उसको हम फुल डिप करते थे, वो हमारा हो जाता था डीप फ्राई। शैलो फ्राइंग वो होती है जिसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालते हैं। फ्राई पैन में बनाया जाएगा। फ्राई पैन में बनाया जाता है, कढ़ाई में नहीं बनाया जाएगा। वो शैलो फ्राइंग बन जाता है। जैसे कि हम अंडा फ्राई करते हैं, वो शैलो फ्राइंग में आ जाता है सारा। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर का कितना अमल दखल होगा। हर चीज में टेम्परेचर का, अगर अब इसका टेम्परेचर हम ना मेंटेन करेंगे तो ये खराब हो जाएंगे। वो इस वजह से अगर इसका हम हाई फ्लेम, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लो फ्लेम पे पकती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हाई फ्लेम पे पकती हैं। लो फ्लेम पे ये है, इसको हम लो फ्लेम पे बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर आलू कच्चे हैं। अगर इसको हम हाई पे बनाएंगे तो ऊपर से तो वो पक जाएगा पर अंदर से सारा उसका मटेरियल कच्चा रह जाएगा। ठीक है, तो मटेरियल को बेहतरीन करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप इसे जिस तरह से आप रेसिपी बता रहे हैं उसी तरह से बनाएं, क्योंकि आज नाश्ता नहीं किया तो थोड़ा से चपली कबाब से हम पेट भरेंगे। तो नाज़रीन, हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं, हम उनकी तरफ भी चलेंगे, उनसे भी डिस्कशन करते हैं। लेकिन तब तक आप शेफ सलमान इसे जारी रखिएगा और जल्द से जल्द बनाएं ताकि हम जो हैं वो आपकी मज़ेदार सी रेसिपी खा सकें और चपली कबाब जो तैयार किए जाएंगे आपकी तरफ से उनको ट्राई कर सकें। तो हाशिम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, CEO है विजन मार्केटर्स के, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। तो सोशल मीडिया के हवाले से और ऑनलाइन जो परचेजिंग और सेल का सिस्टम जो है वो जारी सारी है, उस हवाले से गुफ्तगू आज इनके साथ करेंगे। वेलकम करते हैं हाशिम आपको शो के अंदर। हाशिम, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग पे आ चुके हैं और ऑनलाइन सेल भी ऑनलाइन बहुत ज्यादा की जा रही है आजकल, और एक मुकम्मल इंडस्ट्री बन चुकी है जहां पे एक बड़ा डिजास्टर देखने को मिला सिनेमा इंडस्ट्री को, थिएटर इंडस्ट्री को, मार्क इंडस्ट्री को, शादी हाल के इंडस्ट्री को, और इसके साथ साथ दीगर इंडस्ट्री और कारोबारी मरकज जो है उनको ऑनलाइन काम के ऊपर पीक नजर आई पूरी। मतलब लोग बिल्कुल दुकानों से हटके ऑनलाइन हर चीज को बेचना शुरू हो गए क्योंकि लोग घरों में मौजूद थे और ऑनलाइन परचेजिंग का और सेल का सिस्टम बढ़ गया। तो आप क्या कहेंगे, इससे बहुत सारे लोगों को जहां नुकसान हुआ है फायदा भी तो हुआ है ना। जी बिल्कुल इसी तरह है कि बिल्कुल कोरोना से पहले जो था कि अगर हम देखें 2010 से ऑनवर्ड अगर हम देखें पिछले 10 सालों के अंदर, तो जो ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन सेलिंग है, ये प्रॉपर एक बिजनेस बन चुका है, प्रॉपर एक डोमेन बन चुकी है जिसके अंदर बहुत से लोग जो है कि वो कदम रख रहे हैं और इसी तरह ही बहुत से लोग जो हैं कि वो इस बिज़नेस से मुंसलिक हो चुके हैं और अपनी जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, दराज को देखें, दराज एक ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है, शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, इसी तरह GoTo.com है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो असल में ये सारे के सारे जितने बिजनेसेस हैं ये सारे के सारे कुरियर कंपनीज के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। दराज के अलावा बाकी सारी जितनी भी कुरियर कंपनीज हैं वो किसी ना किसी वेबसाइट के लिए, किसी ना किसी ऑनलाइन स्टोर के लिए जो है कि वो डिलीवरीज कर रही थी। हुआ इस तरह के जब जनवरी फेब के अंदर जो है कि वो कोरोना पेंडेमिक आया और पूरे मुल्क के अंदर यकदम लॉकडाउन कर दिया गया, तो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री मुतासर हुई है वो सबसे ऑनलाइन बिजनेस की इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है। ऑलमोस्ट 40 to 45 डेज तक कोई डिलीवरी नहीं पूरे मुल्क के अंदर हो रही थी। ऑर्डर्स जिन्होंने डिस्पैच किए हुए थे वो ऑर्डर्स फंस चुके थे जिन्होंने रिसीव करने थे, और बिल्कुल इसी तरह ही जो लोग अमेज़ॉन से चीज़ें मंगवा रहे थे, अली एक्सप्रेस से चीज़ें मंगवा रहे थे फ्रॉम चाइना, वो सारी की सारी आपकी इंपोर्ट बंद हो चुकी थी। तो फिर इसके दौरान जो है कि बहुत से लोगों ने डिफरेंट मोड्स की तरफ जाने की कोशिश की। इवन कि हमने बहुत सी जगहों के ऊपर देखा कि मसलन फैसलाबाद के अंदर अगर कोई ऑनलाइन स्टोर चल रहा है जिस तरह एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर है, ये क्या कर रहे थे, ये खुद अपनी डिलीवरीज इन्होंने लोकल डिलीवरी स्टार्ट कर दी और बहुत से डिफरेंट इन्होंने सोर्सेज यूज़ करने शुरू कर दिए। सो अल्टीमेटली ये हुआ है कि जब कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर भी हुए हैं,
लेकिन यह है कि इन लोगों ने एक पीक भी देखी है उसके फौरन बाद, क्योंकि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन की है, करने की कोशिश की है। खासतौर पे ईद के ऊपर देखिए तो ज़्यादा जो कोरोना का एक हाइप क्रिएट हुई है वो इसी वजह से हुई है कि लोगों ने जो है एसओपीज को फॉलो नहीं किया। अच्छा, आप क्या कहेंगे मौजूदा सूरत को अगर देखा जाए, ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बहाल नहीं हो रहा। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन ऑर्डर कुछ करते हैं, कुछ और जाता है। टीवी ऑर्डर कर रहे हैं, लकड़ी का फ्रेम जाता है। अगर आप मोबाइल ऑर्डर कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल नहीं होता। वॉच ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ और है और ऑर्डर में जो चीज़ें आ रही हैं वो कुछ और हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बरक्स हम यूके में देखें तो वहाँ पे इस चीज़ को बड़ा टाइटली मेंटेन किया गया है। जो चीज़ दिखाई जाती है वही दी जाती है, और अगर नहीं दी जाती तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रॉपर तरीके से की जाती है। इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा। ऑर्डर कुछ किया जाता है और कुछ और जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को बड़ा मुश्किलात का सामना रहता है। और जिस कंपनी से फिर मंगवाया जाता है उसको जब रिटर्न करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है या कहा जाता है तो वो फिर रिटर्न भी नहीं होता। लेकिन इसके बरक्स यूके के अंदर जो सिस्टम मुतारफ करवाया गया उसके अंदर ये चीज़ें बड़ी स्ट्रिक्टली बैन है कि जो चीज़ दिखाई जाती है या जो मेंशन होता है पोस्ट के अंदर वही चीज़ आपने अगले को भेजनी होती है, और अगर ऐसा नहीं होता कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ होती है। देखिए, सबसे पहले ना इधर हम एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। हम लोग जो बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं वो हम यूरोपियन कंट्रीज़ का बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अगर आप देखें तो अमेजोन है, ईबे है, अली एक्सप्रेस है, ये 3-4 एक विश है, ये 3-4 बड़ी कंपनीज हैं जो कि इस पूरे बिजनेस को रन कर रही हैं। जब पाकिस्तान के अंदर ये बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाया गया था दराज की जानिब से, तो जो था कि इन्हीं चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश की गई थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम पाकिस्तानियों की बदकिस्मती ये है कि हम लोग एक दूसरे को जो है धोखा देने का, जो है कि एक फ्रॉड करने का हमारा एक माइंडसेट होता है। उसका नुकसान सबसे बड़ा क्या होता है कि वो लोग जो कि एक सिंसियर हो के एक ईमानदारी से अपना रिस्क हलाल कमाना चाहते हैं, वो लोग इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अगर आप दराज के ऊपर देखें, दराज के ऊपर जो है कि बहुत सा ज़्यादा फ्रॉड होता है। अभी पिछले दिनों था कि एक किसी ने एक S1 मंगवाया वीवो, लेकिन वो एक मिल्क पैक का डब्बा गया था। तो खैर ये है कि एक SOPs को हमें फॉलो करना पड़ेगा, जो है कि रिटर्न पॉलिसी को हमें देखना पड़ेगा। ये होता है कि कंपनीज के अंदर फ्लॉज मौजूद हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप देखें यूके के अंदर जो है कि उधर प्रॉपर एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको वो फॉलो करते हैं हर हाल के अंदर। अदरवाइज वो जो सेलर होता है उसको बैन कर देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान में सिर्फ सेलर ही इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है, जो बायर है वो भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। वो क्या करते हैं, चीज़ अच्छी आई है वो चीज़ रिप्लेस करके कंपनी को कहते हैं कि जी हमारे पास चीज़ ही गलत आ गई है। खैर ये दोनों साइडों की गलती है। मतलब इस तरह का सिस्टम भी होता है कि अगर आती ठीक चीज भी आती है तो कंपनी को क्लेम कर दिया जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन कंपनी उसे जज फिर किस तरह से करती है उनसे? देखिए, कंपनी को जब आपने कोई भी पार्सल डिस्पैच होने के लिए देना है वो तो आपने उसको पैक करके देना है, जो है उसने तो वैसे ही भेज देना। उन्होंने तो अपना अंदर से जो उनका कमीशन है, जो उनका हिस्सा है, उन्होंने तो वो ले लेना है। जो बायर्स हैं, बहुत से केसेस ऐसे आए हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं खुद ऑनलाइन बिजनेस के साथ जो है वो एफिलिएटेड हूँ, तो हमारे साथ अक्सर इस तरह हो जाता है, लोग चीज़ मंगवाते हैं, रिसीव नहीं करते हैं। वो जो है कि वो सेलर को नुकसान होता है, उसके चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस जो है उसके चार्ज कर लिए जाते हैं। खैर ये इस तरह की चीज़ें हैं। अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो हमें बसीयत कौम जो है कि हमें एक इस माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है वो बहुत आजकल देखने को मिलती है, वो ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से या अपने डेबिट कार्ड से परचेजिंग करते हैं, ऊपर ऑनलाइन नंबर दे देते हैं उसका, तो उसकी वजह से हैकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लोगों का 15-15, 20-20 लाख जो है वो कार्ड में से निकलता हुआ, अकाउंट्स में से निकलता हुआ ऑनलाइन जो साइट्स हैं उसकी तरफ जाता हुआ नज़र आया। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की पिछले दिनों शिकायत भी की, और मोस्टली इसका शिकार वो लोग होते हैं जो ज़्यादा गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको पता नहीं होता कि अपने पिन को संभाल के रखना है, ये चीज़ें। तो इस तरह की शिकायत भी बहुत ज़्यादा आई है हैकिंग के हवाले से। अच्छा देखिए, हमारी कौम की ना एक आदत है, हम लोग सीखने के आदी नहीं हैं। अब देखें कि जब से एक जी तो पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, वो क्या था कि अभी तक हमें मैसेजेस आते हैं कि जी आपकी ये कार निकल आई है, 15-20 लाख रुपया निकल आया, जो है आप इस नंबर पूरा फ्रॉड है, पूरा एक फ्रॉड है, पूरा एक ग्रुप है। बल्कि पाकिस्तान में बहुत से स्टिंग ऑपरेशन इसके ऊपर हो चुके हैं कि ये लोग किस तरह काम करते हैं। असल में हम लोग चाहते हैं कि एक शॉर्टकट लेना हमारी आदत है। हम लोग चाहते हैं कि अच्छा 2-4 हज़ार लगा के ना हम लोग 15-20 लाख के मालिक बन जाएं। एक तो ये मसला आता है। दूसरा मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का अपना कोई भी एक ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम नहीं है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज का देखें, उधर पेपाल चल रहा है, स्ट्राइप के अकाउंट्स हैं, उसके बाद 2 चेकआउट है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक 2 चेकआउट है जो ऑनलाइन पेमेंट्स पाकिस्तान के अंदर देता है।
हाँ, अभी जो है कि जैज़ कैश ने आके जो है कि वो थोड़ा बहुत काम स्टार्ट किया, लेकिन वो भी नहीं है। तो सबसे पहले जो है कि हमारी गवर्नमेंट को जो है कि अपना एक जो है कि ट्रांजैक्शन का एक फोरम बनाना गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव एग्जैक्टली इस हवाले से? इस हवाले से डिफरेंट पिछले दिनों इकदाम भी लिए गए हैं कि पाकिस्तान का अपना जो है कि एक पेमेंट फोरम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसी तरह एक ऑनलाइन बिजनेस है ड्रॉप शिपिंग जिसको आप कहते हैं। अब इंडिया वैसे गवर्नमेंट इस चीज को इग्नोर कर रही है, ये बहुत बड़ा बिजनेस इन फ्यूचर जो है वो हो सकता है, और अगर इस पे अभी से इनिशिएटिव लिया जाए देन हम उस दौड़ में शामिल हो सकते हैं जिसमें दुनिया दौड़ रही है अभी। असल में ये सिस्टम जो है आज से 4-5 साल पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि अब एक टेक्नोलॉजी के अंदर रेवोल्यूशन आ चुका है। असल में उसमें फिर मसला ये बना कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान FATF के अंदर चला गया और इसी तरह के पाकिस्तान बैन हो गया। तो बहुत से लोग जो हैं कि अब इवन आप देखें कि अगर आप टू चेकआउट इज द ओनली पेमेंट मेथड के जो इंटरनेशनल कार्ड्स को एक्सेप्ट करता है, और वो भी पाकिस्तान के अंदर 15 डेज के बाद पेमेंट देते हैं। लाइक 15 डेज वो देखते हैं कार्ड ब्लॉक तो नहीं हो गया या कोई इशू तो नहीं आ गया। तो खैर ये इशूज हैं ज़रूर हैं। तो लेकिन ये है कि अब अगर आपने इंडिया को कम्पीट करना है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आपको जो है कि अपना पेमेंट फोरम लाना पड़ेगा। अब देखें कि इंडिया बिल्कुल हमारे साथ बैठा है, लेकिन इंडिया के अंदर पेपल चल रहा है। हमारे जितने फ्रीलांसर्स हैं, जितने अच्छा, वैसे हैकर्स हमारे भी मुल्क के बड़े तेज हैं, बहुत सारी फॉरेनर साइट्स जो हैं उन्होंने हैक कर रखी हैं और करने के बाद वो अपने जलवे भी दिखाए हैं उसके ऊपर। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की तरफ भी तो हम स्पेंड कर सकते हैं? अच्छा देखें कि अभी एक अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन पहले इंसिडेंट हुआ, एक आज़ाद चाय वाला के नाम से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। वो क्या करते हैं कि वो लोगों स्टूडेंट्स को जो है कि अच्छा, यही आपसे जवाब जो है मैं लूंगा, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है तो ब्रेक लेंगे नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। भरता जो टिक्कियों का है हमारे, जो ख़ास तौर पे आज चपली कबाब जो बनाए जाएंगे उसका, तो मैं चाहता हूं शेफ़ सलमान आप इसे रेडी करके ज़रा जल्द अज जल्द जो है वो पैन में डाल दें ताकि मैं इसे फ्राई कर सकूं। तो शेफ़ सलमान की जान से तमाम चीज़ें जो हैं वो मिक्स कर ली गई हैं, और जो कचूमर तैयार किया गया था आलू का, उसके अंदर ये बिल्कुल आपने ये ऐसे चपली कबाब की तरह इसको तैयार कर लेना है और इसके ऊपर लगा देना है टमाटर। ठीक है, टमाटर भी एक लगाना है, एक टमाटो लगा के आपने ये देखना है टमाटो वाली साइड नीचे रखनी है। अच्छा, टमाटो वाली साइड अक्सर ऊपर रखी जाती है, इस दफ़ा नीचे रखेंगे। इसकी क्या मिथ होगी वैसे, इससे जो फ्राई करते हुए ख़ास तौर पे जो अरोमा उठेगा, अरोमा भी उठेगा, पर क्योंकि अगर ऊपर रखेंगे तो ये देखेंगे जब हमने टर्न उसको करना है ना तो उसने गिर जाना है या सही से बन नहीं पाना। हम टमाटो रखेंगे उसके ऊपर, ऐसे ही हमने अपने ये कबाब तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इसके साथ एक अच्छा, हमने अंडा इसमें कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा? अंडा इसके मटेरियल में ही तैयार किया गया है, मतलब ऑलरेडी इसमें डाल दिया गया है अंडा? जी ऑलरेडी। अगर आपके पास टाइम है तो जो आपका मटेरियल, आप कोशिश करें इसको 30 से 40 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। ये जितना ठंडा हो जाएगा ना ये उतना अच्छा ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए हमने जो है वो जल्दी तैयार करना होता है, जल्दी रेडी करना होता है। लेकिन फिर भी हम रेसिपीज जो हैं वो मुकम्मल तौर पे आपको साथ साथ बताते जाते हैं ताकि आप जो हैं इसे बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब चपली कबाब जो तैयार हो रहे हैं, जनाब मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, बड़ी ज़बरदस्त अरोमा आ रही है। मुझे यूं ही लग रहा है जैसे चिकन या मटन इसमें ऐड किया होता है जी, ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, दिख भी रहा है। तो इसको अब किस तरह से पता चलेगा, रंगत कैसी होगी कि हम इसे पलटें और दूसरी साइड भी इसकी रेडी हो? कोई थोड़ा सा गाइड 1 से 2 मिनट बाद हमने इसको टर्न कर लेना, पर फुल डन इसको तभी करना जब इसकी गोल्डन लुक आ जाएगी। स्टार्ट पे हमने इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ये कच्चा होता है, क्योंकि हमने इसको फ्रिज में भी नहीं रखा है, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना हुआ है, ये टूट भी सकता है, टूटने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर फ्रिज में रख के करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा बन जाएगा। अच्छा, इसकी साइड हमने टर्न कर लेनी है। अच्छा, मैं चाहता हूँ आप टर्न करें क्योंकि ये काफी साइज में बड़ा है, तो मैं जो है इसे मुश्किल से कर पाऊंगा, आप जरा इजीली कर लेंगे। अच्छा, इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है और यूँ महसूस हो रहा है कि टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा ही होगा। तो इसे टर्न किया जा रहा है जी, आप देख सकते हैं। और अच्छा शेफ सलमान, अगर डीप फ्राई इसे करते हैं उससे क्या होगा?
डीप फ्राई से भी टेस्ट वैसे बन सकता है कि नहीं, या टेस्ट टूट बन जाएगा ये? सकता है, पर ये जो लुक आ रही है ना, ये नहीं आएगी, ये बहुत ज्यादा ना वो ब्लैकिश सा ब्राउन सा हो जाएगा। ठीक ठीक है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप इसे ये तैयार करें जी, और तैयार मैं जैसे ये करता हूँ। तैयार होता है इसे प्लेट के अंदर प्रेजेंट करके हमें जरा दिखाएं, ताकि हम टेस्ट भी करें और ऑडियंस को भी दिखा सकें कि किस तरह का ये तैयार हुआ है। तो शेफ सलमान जो है वो चपली कबाब तैयार कर रहे हैं जनाब। जितनी देर ये तैयार करते हैं हमारे साथ हाशिम मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। हाशिम, ब्रेक पे जाने से पहले आपकी जान से जो बात बताई जा रही थी, मैं चाहता हूं आप उसे कंटिन्यू करें और ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से थोड़ा सा गाइड करें कि लोगों के रिव्यूज पाकिस्तान के अंदर आखिर इसके बारे में नेगेटिव क्यों हैं। आपने बताया कुछ जो बायर्स होते हैं उनकी जान से भी बहुत सारे मसाइल जनरेट कंपनी के लिए किए जाते हैं। तो हमें बतौर शहरी पाकिस्तानी हमें इस मामले को जरा कम करना चाहिए। और बहुत सारे हमारे हैकर्स भी हैं जो कि मुख्तलिफ साइट्स को हैक कर लेते हैं, और बहुत सारे हैकर्स इस तरह के भी हैं कि अगर कोई परचेजिंग करने के लिए ऑनलाइन साइट पे जाता है तो उनके कार्ड से हैकिंग करके पैसे अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो ये सिस्टम को किस तरह से रोका जाए? अपना अगर जो आप बता रहे थे प्लेटफॉर्म मुतारफ पेपाल जैसा करवा दिया जाए पाकिस्तान के लिए, तो उससे मदद किस तरह से मिलेगी पाकिस्तान में? एग्जैक्टली, सबसे पहले हम बात कर रहे थे नेगेटिविटी की कि जो हैकर्स हैं वो करते क्या हैं। असल एक आज़ाद चाय वाला है, जिस तरह वो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, डिफरेंट आइडियाज़ देते रहते हैं। शाहिद संजन जोआ हैं, डिफरेंट है, रिहान अल्लाह वाला हैं। अब हुआ इस तरह के कुछ दिन पहले एक हैकर ने जो है कि आज़ाद चाय वाला की वेबसाइट हैक की, और इवन के अगर मैं बात करूं कि हम लोग उस मुआशरती लेवल पे उस जगह पे जा चुके हैं जहाँ पे हम पॉजिटिविटी का नहीं सोचते हैं। लाइक हम एक रेस में लगे हुए हैं जिधर हम एक दूसरे को डीमोटिवेट करते हैं, बजाय इसके कि हम ठीक है कोई अच्छा काम कर रहे हैं हम उसको और हौसला दें कि वो अच्छा काम करे। तो खैर इस तरह के इश्यूज आते हैं। बाकी ये है कि ये एक जिस तरह एक सिस्टम चलता है, ऑब्वियसली लोग जो वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं वो हैकिंग भी करते हैं। बहुत से लोगों को इसमें मजा भी आता है। बहुत सी इवेंट कंपनीज जो हैं वो डाटा स्क्रैपिंग करवाती हैं डिफरेंट वेबसाइट्स का। इवन के ऐसे भी टूल्स मौजूद हैं जो फेसबुक का डाटा स्क्रैप करते हैं। वो किस लिए स्क्रैप करते हैं? अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर मैं इसके एक एग्जांपल दूं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कंपनीज ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि वो SMS मार्केटिंग करती हैं। अच्छा, वो इतने ज़्यादा नंबर्स कहाँ से लेके आए? वो क्या करते हैं, वो डाटा स्क्रैप करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट से डाटा उठाते हैं, चोरी करते हैं। सो ये एक सिस्टम है, ये भी प्रॉपर एक बिजनेस है, यानी कि हर तरह का बिजनेस लोग कर रहे हैं। उसके बाद अगर अगली बात करें कि हमें बतौर माशरा इस्लाहात की ज़रूरत है, यानी कि हमें जो है कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए। जो है कि हम क्या करते हैं, हम पैसे बचाते हैं और जो है कि वो करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त है गुजरात से, उन्होंने एक वेबसाइट है उधर से एयरपोर्ट मंगवाई और वो नकली आ गए थे। ठीक है, उन्होंने कुछ 10 to 12,000 जो है वो उसके चार्जेस दिए हैं और वो नकली आ गए थे। आई थिंक सो 1,000 और 2,000 के अराउंड अबाउट। यानी कि बतौर मुआशरा इस चीज को देखना पड़ेगा। अच्छा, वैसे ये जब नकली आ जाती हैं तो आप क्लेम किस तरह से कंपनी को कर सकते हैं? उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया जा सकता है? इस तरह के, अब मुझे आज ही इससे बात हो रही थी, क्या था, उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिए। सो व्हाट यू कैन डू हियर? नथिंग। आप किसको रिपोर्ट कर सकते हैं? यानी पाकिस्तान में कोई ऐसा अदारा भी नहीं है जिसको आप जो है कि रिपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे चीज जाली आ गई है। नंबर्स इवन मेरी फैमिली के साथ हो चुका है कि मंगवाया कुछ था, कुछ और गया। वो आया कि आगे ये जो आता है कि इम्पोर्टेड सूट्स आते हैं जिसको हम लंडा कहते हैं, वो भेज दिया उन्होंने, उसके राउंड अबाउट 3,000 to 4,000 चार्जेस ले लिए। यानी कि इस तरह की चीजें मौजूद हैं। तो इसका एक जो, लेकिन ये 2 नंबरी तो फिर कंपनीज की जान से बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर की जा रही है। इसको रोकने के लिए कोई तरीका तो होना चाहिए ना? एक इधर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए कि जो मोस्टली ऑनलाइन बिजनेस सोशल मीडिया के थ्रू होता है। होता क्या है कि जिस तरह अभी अगर सर्च कर लें, हमारे व्यूअर्स कोई भी सर्च कर ले, अगर वो लाइमलाइट सर्च करता है, लाइमलाइट का शायद एक पेज है, ऑफिशियल पेज है, वो मेरे ख्याल कोई राउंड अबाउट बने होंगे, 3500 पेजेस आ जाएंगे। और लोग क्या करते हैं, उधर से मंगवाना शुरू कर देते हैं। जब उधर से मंगवाते हैं तो असल में बात यहाँ पे ये है ना कि ऑफिशियल चीजों को डिक्लेयर करना गवर्नमेंट का काम है। वैसे तो सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी बना के चलाता रहेगा, लोग उसे सच समझते रहेंगे। अब इसको कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा? गवर्नमेंट की तरफ से कोई इदारा होना चाहिए। मैं जो जाती हैसियत में एक चीज समझता हूँ कि हमें इस चीज को प्रॉपर एक रेगुलेट करना पड़ेगा। यानी हमें एक ऐसा अदारा, कोई ऐसी जगह बनानी पड़ेगी जिस तरह अमेज़न ने जो है कि पाकिस्तान के अंदर अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है। चीजें उधर सबमिट होती हैं, उसकी क्वालिटी मेंटेन की जाती है, देन उसके बाद वो चीज डिलीवर होती है। यानी हमें कोई भी ऐसा एक अदारा, कोई भी ऐसा महकमा, कोई भी ऐसी एक चीज इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी जिसके थ्रू सारा ऑनलाइन बिजनेस हो। उसका फायदा ही होगा, एक तो लोगों का
जो है कि वो ट्रस्ट बिल्ड होगा ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। दूसरा ये है कि बहुत से एक प्रॉपर इंडस्ट्री जो है वो ये ज्यादा ग्रो अप करेगी, ज्यादा बिल्डअप हो जाएगी। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। चीजों को जब तक रेगुलेट नहीं करेंगे ये काम चलता रहेगा। अच्छा, वैसे ऑनलाइन जो शॉप्स बना के और सेल इस तरह की चीजें करते हैं, एक्शन भी इनके खिलाफ लिया जाना चाहिए, क्योंकि मुतलका थानों के अंदर बहुत सारे लोगों ने FIRs दे रखी हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। सर देखिए, आप लोगों के पास कोई लॉज ही नहीं है। जब तक आपके पास कोई कानून नहीं है इस चीज के बारे में, अब क्या है, वो फ्रॉड का पर्चा हो जाता है, उस पर क्या साबित करेंगे। अब ये देखिए कि अगर पर्चा फैसलाबाद में हो रहा है, मोस्टली जो हब है आपका ऑनलाइन बिजनेस का वो कराची है, तो कुछ भी नहीं होगा। इधर बैनुल अजलाई काम नहीं होते, ये तो फिर बैनुल सूबाई काम है। तो यानी इस चीज का तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता जब तक आप चीजों को रेगुलेट नहीं करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बड़े जितने ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म ने इस टाइम, लेकिन जिस तरह पे फोन्स पे मैसेजेस आते हैं कि बेंजर इनकम सपोर्ट की जाम से आपको 5 लाख दिया जाता है, 10 लाख दिया जाता है, इतने पैसे लगवाएं, और बहुत सारे हमारे देहाती भाई जो हैं वो पैसे लगवा भी देते हैं। अब इस तरह के नंबर से जो मैसेजेस आ रहे होते हैं उनको तो ट्रेस किया जा सकता है ना कि किसके नाम पे और कहां से कर रहा है ये। सर देखें, बात बिल्कुल इसी तरह है। यानी कि ठीक है, एक देहाती है, उसको एक आ गया मैसेज, वो नहीं जानते इस चीज के बारे में। जब तक उसको हम अवेयरनेस नहीं देंगे वो तब तक क्या करेगा। अब इवन देखें कि जिस तरह एक बहुत अच्छा काम PTA ने किया कि अभी भी स्टिल मैसेजेस डेली जनरेट होते हैं कि अगर जब तक आप फोन रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे, सिम रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे, उसका इलीगल यूज होगा, वो आपको जो है कि वो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, उसका गलत इस्तेमाल होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि PTA को इस चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वही इस चीज का जिम्मेदार है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है, कि वो इस चीज की जिम्मेदारी ले और जो लोग ऐसे एक बल्क ऐसा मैसेज जनरेट करते हैं उन चीजों को रोकें। और जो लोग ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं, अगर रिपोर्ट्स जाती हैं तो उनके खिलाफ जो है वो एक एक्शन लें, तब भी इस चीज को रोका जा सकता है। अदरवाइज लोग लुटते आ रहे हैं और ये लुटते रहेंगे। ये इक्का दुक्का नहीं है, बल्कि पूरा एक ग्रुप है और इस ग्रुप को पकड़ना बहुत मुश्किल हो चुका है। इतना मुश्किल है भी नहीं अगर गवर्नमेंट चाहे, लेकिन मुश्किल कर दिया गया है। शायद प्रायोरिटीज कुछ और हैं, और क्योंकि रकम की अमाउंट जो होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं मंगवाते, ये 5-5, 10-10 हज़ार मंगवाते हैं। इसलिए अगर किसी शख्स का मंगवा भी लिया है, उसको ठग भी लिया गया है, तो वो ये सोचता है यार 5-10 हज़ार के पीछे मैं जाके अब FIR करवाऊं, और उतने पैसे नहीं होते जितने चक्कर लग जाते हैं। अब देखें कि पिछले दिनों एक नया इन्होंने तरीका निकाला हुआ था फ्रॉड का, जो शायद जिन लोगों को ना पता हो उनको एक अवेयरनेस आ जाए। वो लोग क्या करते हैं कि आपके अकाउंट के अंदर पैसे सबमिट करवाते हैं, फिर आपको एक देहाती कॉल करता है, वो कहता है कि जी मैं तो मजदूरी करता हूँ लाहौर या कराची में, मैंने अपने घर पैसे भेजे हैं, आप इस तरह करें कि आपको एक कोड आ रहा है, आप उस कोड का अपना पिन लगा दें, जैस कैश का या इजी पैसा का। वो बंदा क्या सोचता है, अच्छा यार चलो किसी गरीब के पैसे हैं, दिहाड़ीदार के पैसे हैं, वो अपना कोड लगा देता है, वो जो है कि उससे पैसे निकाल लेते हैं। इवन के मेरे बहुत से दोस्त जो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, उनके साथ ये फ्रॉड हो गया। यानी वो कहते हैं कोड लगाने के लिए, और कोड लगाते ही उसके अकाउंट में भी जितने होते हैं वो भी ले उड़ता है। एग्जैक्टली, वो इसके साथ ले उड़ते हैं। अब ये देखें कि जिस तरह जैस कैश एजेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो जब आपने विड्रॉ करना होता है वो पैसे जो हैं कि वो आपको एक मैसेज आता है, आप अपना पिन कोड लगाते हैं, वो पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। अब उन्होंने ये तरीका भी शुरू कर लिया है। अच्छा, एक और चीज भी है कि मुख्तलिफ बैंक्स के ATMs के ऊपर मशीनें जो हैं वो लगाई जाती हैं, जिससे हैकिंग की जाती है। आपके कार्ड्स जो हैं वो हैक कर लिए जाते हैं, आपका जो पासकोड है वो भी हैक कर लिया जाता है। ये पिछले दिनों में बड़ा सर्कल चला था और कुछ लोग पकड़े भी गए थे इस हवाले से। वो पिछले दिनों में आपको शायद याद होगा, वो एक गुजरांवाला से थे, सलाहुद्दीन का एक केस था, वो जिसको पुलिस तशद्दुद में जो था वो मारा गया था। तो असल में ये लोग तो खत्म नहीं हो सकते, नहीं हट सकते हैं, ठीक है। तो इसका फिर ये है कि हमें जो हमारे यूजर्स हैं, जो यूज करते हैं, उनको जो है कि इस बारे में कुछ अवेयरनेस देनी चाहिए। अब ज्यादा मुश्किल काम नहीं, अगर आप ATM के ऊपर जाते हैं, आपको खुद जो है कि एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। आप जाते हैं, जिधर आप कार्ड इंसर्ट करते हैं, उस चीज को चेक कर लिया करें, क्योंकि उधर से आपका जो है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे चपली कबाब जी तैयार हो चुके हैं और बड़ी जबरदस्त महक जो है वो उठ रही है। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि अक्सर औकात हम कागान नरान जब जाते हैं तो वहां पे इस तरह के चपली कबाब देखने को मिलते हैं। तो आप शेफ सलमान ने यकीन जानिए, ये वैसे ही लग रहे हैं कि यूं लग रहा है जैसे मटन में तैयार किए गए हैं या चिकन के अंदर तैयार किए गए हैं, और अरोमा भी बड़ी जबरदस्त है। तो शो के खत्म होने के बाद मैं चख के भी देखूंगा कि ये किस तरह के बने। तो बहुत शुक्रिया हाशिम आपका, आपने बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन थी जिससे हमें आगाह किया। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह
कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हबीब वनस्पति, रखिए आपके दिल को महफूज और कोलेस्ट्रॉल से पाक।